हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान सिंपल है। 2025 जेई मेन के पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जो ट्रैप्स हैं जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती है या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव या फास्टेस्ट मेथड क्या है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन रेडी कर लो, बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट विद दीस पीवाईक्यूज। तो सबसे पहले चलते हैं, अगर जनवरी में देखते हैं तो जनवरी में हमारे पास 24 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ इन एयर is dipped in liquid of refractive index mu, its focal length in the liquid will be straightforward formula based question। ठीक है, कुछ लोग को फॉर्मूला रटा हुआ है, कुछ लोगों को फॉर्मूला नहीं रटा हुआ है। बस क्या है कि जैसे अगेन आपका जो एयर में जो फोकल लेंथ है वो हो जाता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, और जो लिक्विड में जो फोकल लेंथ है वो हो जाता है म्यू अपॉन म्यू लिक्विड -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। और जब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो वहां से FL/FAR हमें पता चल जाएगा कि वो सिंपली म्यू अपॉन म्यू एल -1 अपॉन म्यू -1 हमारे पास हो जाएगा। However, we realize that this is wrong. Why this is wrong? Because जैसे ही हम एयर लिक्विड सुनते हैं तो फिर हमें लगता है कि यह बिल्कुल बढ़िया बात है कि ये तो ऐसे कर लेंगे हम लोग। बट यहां पे बस एक परेशानी ये थी कि मिरर था। तो इसमें एक बहुत लोग गलती करेंगे, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोग इसमें गलती करने वाले हैं। कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ का मीडियम से कोई डिपेंडेंसी नहीं है। फोकल लेंथ सिंपल सी बात है r/2 होती है विच इज फिक्स्ड, दैट हैज नो रिलेशन विद मीडियम, विच इंप्लाइज कि फोकल लेंथ एफ ही रहने वाली है। जनरली टू बी ऑनेस्ट ये वन ऑफ दोज एक्सेप्शनल क्वेश्चंस हैं जिसमें एग्जामिनर आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। नॉर्मली हमें लगता है कि एग्जामिनर हमें ट्रिक करेगा, बट वो ट्रिक नहीं कर रहा होता है, वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ रहा होता है, वो आपको ट्रिक लगती है, वो एक सेपरेट स्टोरी है। बट द आइडिया इज कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली में ट्रिक करने की कोशिश है। ठीक है, अगर ये पूछता है कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ डिपेंड करेगा फोकल लेंथ ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड पे हाँ या ना, तो फिर भी हमें क्लियरली समझ आ जाता। बट उसने पूछे लैंग्वेज ही पूरी ऐसी थी कि यहाँ पे लेंस लगा दो तो आंसर अलग हो जाएगा। ठीक है, however I think don't think answer will match up, so कोई इतना बड़ा टेंशन नहीं है, बट स्टिल दैट्स ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर। सेकंड प्रॉब्लम जो है वो उस पे था, क्या कहते हैं, वेव ऑप्टिक्स का था, तो मैंने उसे हटा दिया था, कोई नहीं, वो वेव ऑप्टिक्स में हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है टू लाइट बीम्स फॉल ऑन अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ब्लॉक एट पॉइंट 1 and 2। दो लाइट बीम ऐसे पॉइंट फॉल करती हैं एट θ1 and θ2 एंगल रिस्पेक्टिवली शोन इन द फिगर। आफ्टर रिफ्रैक्शन बीम्स जो है थर्ड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है विच इज एक्जैक्टली ऑन द इंटरफेस एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक। तो आपको अपने रजिस्टर के अंदर ये डायग्राम इतनी देर में ड्रॉ कर लेना है कि ये दो बीम है और ये थर्ड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4√3 सेंटीमीटर है। गिवन द डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 इज 4√3 सेंटीमीटर। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है। और θ1 θ2 बेवकूफ बनती है, बताए क्यों अलग है जब पहले से बाद में सेम बोल लेते। मतलब इरिटेट हो जाता हूं मैं ऐसी चीजें देख के ना कि क्या बकवास है। ठीक है, cos इनवर्स n2/n1 where refractive index n2 is greater than this, तो थिकनेस ऑफ द ब्लॉक इज, ब्लॉक की थिकनेस कितनी होगी, तो ये ब्लॉक की थिकनेस निकालनी है हम लोगों को। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये समझ आना चाहिए, भाई मेरे को ब्लॉक की थिकनेस अगर निकालनी है तो उसका बड़ा सिंपल सी चीज आपको समझ आनी चाहिए कि यहां पे अगर मैं एक लाइन ऐसे बनाता हूं, ठीक है, तो उस लाइन में ये जो एंगल होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। और ये जो थीटा में अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये वाला डिस्टेंस d/2 होगा और ये t होगा, तो tan थीटा जो होगा वो d/2 अपॉन t हो जाएगा। ये बेसिक रूल है। अब इसमें d तो उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, t हमें निकालना है और थीटा में निकालना है। टी तो फाइनल क्वेश्चन है हमारा और थीटा में निकालना है। अब मैं कैसे निकालूंगा इसमें, अब थीटा निकालने के लिए तो रिफ्रैक्शन हो रहा है तो स्टैंडर्ड रूल है ना, n1/n2 करूंगा मैं। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं करूंगा तो अब बस यहां पे ये समझना कि ये θ1 जो दे रखा है आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये होगा, तो n1 साइन ऑफ 90 माइनस θ1 है ना, उसको θ1 बोल देते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस θ1 इज इक्वल टू n2 इंटू साइन थीटा, ऐसे कुछ हमारे पास हो जाएगा। तो n1/n2, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कि n1/n2 कॉस ऑफ θ1 जो है वो हमें पता चल जाएगा, n1/n2 कॉस ऑफ θ1। और कॉस ऑफ θ1 जो है वो दे रखा इन्होंने n2/2n1। बेसिकली क्या होगा, n1 n1 कैंसिल, n2 n2 कैंसिल, ये 1/2 आ गया, विच मींस थीटा इज इक्वल टू
30 डिग्रीज। यहां से हमें पता चल गया थीटा 30 डिग्री है। बस ये पता चलते ही फिर हमने ये तो इमेजिन कर ही लिया था, या फिर आप इमेजिन करो tan थीटा इज इक्वल टू d/2 अपॉन दिस। तो यहां से t की वैल्यू हमें पता चल जाएगी d/2 अपॉन tan ऑफ 30 डिग्रीज विच इज 1/√3। और d की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में? 4√3 थी। तो वहां से हमें ये पता चल गया। तो यहां से 2 × 6 हो जाएगा हमारे पास, जो आंसर आ जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारे पास जवाब आ जाएगा। अगेन क्वेश्चन लग रहा है कि थोड़ा लेंदी है, बट है नहीं। डायग्राम देख के डर लग रहा है ऑब्वियसली, क्वेश्चन की लेंथ देख के डर लग रहा है ऑब्वियसली। बट अगर आप डरते रहोगे तो फिर तो मर ही गए, मतलब मरते रहोगे। मतलब डरना इज समथिंग जिसको आपको गेट रेड करना पड़ेगा। मतलब आज मैं आपको सुबह बताऊं, सुबह क्या हुआ कि मेरा एक खेत है हमारे गांव में, वहां पे गुंडे आ गए। कुछ गुंडे आ गए लिटरली जेसीबी लेके, जो हमारी बाउंड्री वालों से तोड़ के साइड से बाउंड्री अपनी अपनी घर की बाउंड्री बढ़ाने के लिए 10-15 लोग, मतलब हट्टे कट्टे, तुम गांव के गुंडे समझ रहे हो, मतलब बिल्कुल वैसे। ठीक है, इसके जैसे, प्रखर के जैसे। ठीक है, अब द आइडिया इज कि अब एक पॉसिबिलिटी, हाँ भाई तोड़ ले भाई, कोई नहीं भाई, या फिर कुछ ऐसे है। ठीक है, मैंने उसको फोन पे बोल दिया कि तू एक ईंट तोड़ के दिखा। मन में डर लग रहा था, हार्ट बीट 130 चल रही थी। मैंने कहा तू एक ईंट तोड़ के दिखा, देख तेरा पूरा घर ना तोड़वा दूं मैं तो। तू एक ईंट तोड़, तू एक ईंट तू तोड़ दे, मैं चाहता हूं तू तोड़े। जिंदगी में तू उसके बाद एक भी किसी की ईंट नहीं तोड़ पाएगा, मैं तेरे को लिख के दे रहा हूं आज ही। चला गया वापस। इतनी बात में चला गया। क्या मतलब था इस बात का? सिर्फ कॉन्फिडेंस, सिर्फ कॉन्फिडेंस। उससे पहले वो, तुम्हें पता है कि कैसी गालियां दे रहा होगा, यहां नहीं बोल सकता यूट्यूब पे। बट उस समय, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस इन जेई ऑल्सो। क्वेश्चन तुम्हें क्या कर रहा है? डरा रहा है। और तुम, हाँ हमसे ना हो पाएगा भाई, तू सॉल्व, तू काट ले भाई, नंबर काट ले। तू -1 करूं, बता, मार्क करूं? तुम क्वेश्चन से डिस्कशन कर रहे हो। मेरे बच्चों, यही तुम्हें उसको डराना है। हाँ साले, देखता हूं तेरे को मैं। ठीक है, ये फीलिंग से जब तुम सॉल्व करोगे तो गारंटीड बात है कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो उस एटीट्यूड से करो यार काम, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो देखो, जैसे ये बेसिक कहानी है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो बट डरना नहीं है। ठीक है, तू तो बैडमिंटन प्लेयर है यार, तुझे तो पता है अगर सामने वाले प्लेयर से डर गया तो जीतेगा कभी? पॉसिबल ही नहीं है। अगर सामने वाले प्लेयर, तुम सामने वाले प्लेयर, हाँ हाँ क्या प्लेयर है, वाह वाह, हो गया तुम्हारा काम पहले ही। तो पहले अपने आप को बिलीव करना है, होगा कहीं का प्लेयर, भाड़ में जाए। होगा कहीं का प्लेयर, भाड़ में जाए, बिल्कुल एक्सट्रीम पे जाओ। क्योंकि जनरली हमारे साथ प्रॉब्लम है अंडर कॉन्फिडेंस की। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है ना, कोई ऐसे बैठा है, मैं तो AR1 पक्की है, ऐसा तो कोई जनरली कहीं कोई भी नहीं बैठा होता। AR1 भी नहीं बैठा होता ऐसे यार। तुम्हें लगता होगा कि AR1 तो ऐसे, उसको पता ही होता होगा कि मेरे AR1 आने वाली है ना। जितने AR1, मैंने AR1 पढ़ा चुका हूं, मेरे बैचमेट AR1 रह चुके, मेरे जूनियर, मेरे सीनियर, बहुत AR1 से मिला। किसी ने ये नहीं सोचा था कि उसकी 100 से अच्छी रैंक आएगी। 100 फिर भी एक्सपेक्ट कर लेते हैं, टॉप 100 में। बट टॉप 100 से अच्छी किसी ने नहीं एक्सपेक्ट की थी। जब 1 आती है तो लगता है ये क्या हो गया। सच में, फॉर एवरीबॉडी दिस इज द स्टोरी। तुम्हें लगता है ये तो भाई पहले से पता होता है, तुम स्टोरी सुनते हो कि तो स्टोरी आती है कोटा में तो पहले से पता होता है इस बार किसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आने वाली। सब बकवास है, सुपर डुपर बकवास है ये बात। ठीक है, तो इसीलिए गेम यही है कि कोई भी अपने आप को, मतलब अंडर कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है तो बी सुपर कॉन्फिडेंट, कर लोगे तो ही भी होगा। Given is a thin convex lens of glass of refractive index mu and each side having radius curvature r। क्वेश्चन ही में एक डायग्राम है, मन ही नहीं कर रहा क्वेश्चन पढ़ने का। समझ दिया यार, ये तो हमारा वही लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट वी प्लेस सो दैट इमेज गेट्स फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। सिंपल सी बात है, यहां पे आपको ये बात समझ आनी चाहिए, 2FM, जो ये मिरर बनेगा उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप रख दोगे, विच विल बी द डिस्टेंस 2FM होगा। दैट इज एज सिंपल एज इट कैन बी। और 2FM निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? FM निकालने का, जब इसको लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन इमेजिन करते हैं यहाँ पे, तो 1/FH - 2/FL + 1/FM करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और 1/FL कितना हो जाएगा भाई साहब? ये बोला हुआ है ईच हैविंग रेडियस r कर्वेचर, ये तो रिजल्ट ही रटा हुआ है हमें, μ - 1 2/r। और 1/f मिरर कितना हो जाएगा? 1/r/2। और बस क्योंकि कॉनकेव है तो -r/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। और जब इन दोनों को वैल्यूज को ऐड करेंगे हम, -2 इंटू म्यू -1 इंटू 2/r 1/fl माइनस प्लस 1/fn विच इज -2/r। तो जब हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमें यहां से पता चल जाएगा कितना आ रहा है। r को कॉमन ले लो नीचे, माइनस को बाहर लिख लो,
विच इज 4 म्यू -4 -2, सॉरी +2, माइनस को कॉमन ले लिया था मैंने। तो ये अगेन थोड़ी कैलकुलेशन फिर भी मैं बोलूंगा इसमें है। 4 म्यू -2 अपॉन r, और माइनस साइन आ गया। तो ये आपका फोकल लेंथ आ गया, 1/fm आया है। तो 2fm कितना हो जाएगा, इसको ट्वाइस कर दोगे, दैट विल बी 2 टाइम्स r अपॉन 4 म्यू -2, विच विल बी 2। अगेन देखेंगे कोई ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ से, ऑब्वियसली ये नहीं मैच कर रहा है, ये नहीं मैच कर रहा है, ये भी नहीं मैच कर रहा है, ये वाला आखिरी वाला ही ऑप्शन है मैच भी कर रहा है, क्योंकि 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 म्यू -1 हमारे पास कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर ठीक हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा जवाब, ये बेसिक स्टेप्स है, कुछ इसमें ऐसी यूनिक बात नहीं हो रही। ये बात क्यों हुई, एक स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, उसके अलावा सब ऑब्वियस बातें हैं। तो आई होप ये आप कर लोगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने, अगला प्रश्न है a spherical surface of radius curvature r separates air from glass। एक spherical surface एयर और ग्लास को सेपरेट करती है, the center of curvature is in the glass medium। तो यहां से मुझे पता चल जाता है कि मैंने इस सरफेस के इस साइड पे ग्लास रखा है, ये मुझे समझ आ गया। पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड इन एयर ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द सरफेस। एक ऑब्जेक्ट को यहां पे हमने रखा एयर में ऑन द ऑप्टिक एक्सिस, सो दैट इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट आई इनसाइड द ग्लास, कोई बात नहीं। द लाइन ओ आई इंटरसेक्ट द सरफेस एट पी, PO is equal to PI, the distance PO is equal to how much? अगेन क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा है, बट एक्चुअली कुछ है नहीं, बस बेसिकली बोल रहे हैं ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो दोनों बराबर है। ठीक है, तो अगर इसको मैं x मान लूं तो ये भी x है। और हमारा रूल तो बहुत सिंपल है ना, रिफ्रैक्शन रेट स्फेरिकल सरफेस का, μ2 विच इज 1.5 बाई v कितना है +x, माइनस μ1 1 बाई क्या है -x, इज इक्वल टू μ2 -μ1 0.5। सीधे लिखो, दिमाग में लिखने की जरूरत नहीं, दिमाग में कैलकुलेशन करो, 1.5 -1 होगा नहीं क्या, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय r। अब ये पॉजिटिव आ रहा है, माइनस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, प्लस आ रहा है। बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन में निकालना क्या है, डिस्टेंस पी ओ एक्स की वैल्यू निकालनी है। बहुत अच्छा हो गया क्वेश्चन, तो बिल्कुल हम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। प्लस हो जाएगा तो 1.5 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, 2.5 बाई एक्स इज इक्वल टू 0.5 बाई आर। तो यहां से 0.5 नीचे आ जाएगा, 5 आ जाएगा, आर चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 5 आर हो जाएगी। सिंपल सी बात है, कोई टेंशन नहीं। ऑप्शन भी मैच कर रहा है, खुश हो गए। 5 आर थोड़ा अजीब लग रहा था कि क्या आ रहा है, बट ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो हाँ ठीक है, वो तभी तो गंदा सा ऑप्शन है। आर सारे 2 आर 1.5 आर वाले ऑप्शन, तो ये तभी आया होगा। तो एक्स की वैल्यू आ गई 5 आर, जिसमें ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पे बन जा रही है इस केस में। तो सिंपल सी कहानी है, आगे चलते हैं। मतलब आगे अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन मेरे सामने नहीं आया जिस क्वेश्चन को देख के मुझे लगे कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं सॉल्व हो सकता, या फिर इसमें कुछ ऐसी ट्रिक यूज हो गई जो ट्रिक हमें नहीं पता है। दैट इज द स्टोरी। अगर ये बात है तो लाइफ इज इजी। ठीक है, तो उसी बात को एक्सेप्ट करो, उसी बात को इमेजिन करो। व्हाट इज द रिलेटिव डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ फॉर एन इंक्रीज इन ऑप्टिकल पावर विद 0.1 डायोप्टर फ्रॉम 2.5 डायोप्टर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये बड़ी अजीब सी रिलेटिव डिक्रीज, अब ये कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ अजीब बातें, एक्चुअली ये गलत चैप्टर में क्वेश्चन डाला हुआ है। ये क्वेश्चन है एरर का। ठीक है, अब जो इसे ऑप्टिक्स से करना चाह रहे हैं वहां पे एक प्रॉब्लम है। ऑप्टिक्स से भी कोई ऐसा भी बहुत बड़ी बात नहीं है। फोकल लेंथ की आप बात करोगे तो फोकल लेंथ है 1 अपॉन पावर। ठीक है, और अगर फोकल लेंथ 1 अपॉन पावर है तो आप डेल्टा एफ की वैल्यू निकाल सकते हो भाई। इनिशियली जो आपका फोकल लेंथ है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1/2.5d, और फिर फाइनली आप फोकल लेंथ लिख सकते हो 1/2.6d, क्योंकि 0.1 से चेंज कर दिया, और फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल के इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर सकते हो। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, बट दिस विल बी अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन एंड आई डोंट थिंक दैट विल मेक सेंस, स्पेशली ऑप्शंस देखने के बाद। कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर ऑप्शंस है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, रादर देन डूइंग दिस, इफ आई से कि P इज इक्वल टू एफ एंड डेल्टा P बाई P इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाई एफ है। अगर एक माइनस साइन लगाना चाहो लगा लो, बट ये तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है ना, रिलेटिव चेंज की बात ही कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव की तो टेंशन है नहीं। तो डेल्टा P बाई P कितना है, 0.1d बाई 2.5, यही निकालना है आपको, डेल्टा एफ बाई एफ। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। 0.1/25 कितना है, 1/25। और अगर मैं हाँ रिलेटिव देखता हूं तो ये आ गया 0.04, 1/25 इज 0.04, 100/25। ठीक है, 4 होता है तो बिल्कुल 0.04 आ गया, 0.4 ये सब नहीं है, क्लियर होना चाहिए, आंसर आ गया हमारे पास। इतना सिंपल सोल्यूशन है, लग रहा है ये सच है, बट यही बहुत बड़ी ट्रिक होती है। एक बार दोबारा देख लो, कहीं कुछ मैंने कोई ट्रिक तो मिस नहीं कर दी, तो ये बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं है, मैंने ये रिजल्ट लगा दिया जब ये बहुत ज्यादा चेंज, बट अदरवाइज दिस इज ओके। आंसर आ रहा है, मैच कर रहा है, क्यों सोच रहे हो बहुत ज्यादा। एक शॉर्ट क्या कहते हैं 5 सेकंड का थॉट लगाओ कि कुछ भी मिस तो नहीं किया, नहीं दिख रहा कुछ भी तो मूव अहेड।
और अपने आप आगे आ जाएगा थॉट की क्या कुछ मिस किया होता तो। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है पेपर के अंदर करते समय। अब अगला क्वेश्चन, अ फोटोग्राफ ऑफ लैंडस्केप इज कैप्चर्ड बाय अ ड्रोन कैमरा दिस इज हाइट पे, साइज ऑफ द कैमरा फिल्म इज दिस, एरिया ऑफ द लैंडस्केप फोटोग्राफ इज दिस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन द ड्रोन कैमरा इज व्हाट। अरे मेरे बच्चों, फोकल लेंथ चाहिए आपको। ठीक है, और इन्होंने दे रखा है फिल्म का साइज दे रखा है और लैंडस्केप का साइज दे रखा है, तो आपको मैग्निफिकेशन दे रखा है एरिया वाला। और ये बात हमें फैक्ट फॉर्मूला पता है, एरिया मैग्निफिकेशन ऑफ एरिया एम स्क्वायर होता है, विच इज वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, और निकालना क्या है यहाँ पे, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस निकालना है। तो ये वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर अगर मैं बोलूं तो मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, ये दे रखा है 400 किलोमीटर का स्क्वायर, नहीं सॉरी, ये तो ऑब्जेक्ट है ना, ये तो ऑब्जेक्ट है। v जो है वो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, 2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴ करना पड़ेगा क्योंकि सेंटीमीटर है। 400 किलोमीटर का स्क्वायर है तो 400 इंटू किलोमीटर को मीटर में लाओगे तो 1000, और स्क्वायर करोगे तो 10⁶ ये आपका मैग्निफिकेशन है। इज दैट ओके? अब निकालना क्या है, और क्या दे रखा, हाइट ऑफ 18 किलोमीटर, ये क्या है आपका, यू है, हाइट ऑफ 18 किलोमीटर, क्योंकि इमेज तो लेंस पे अंदर फिल्म पे बनी है। ठीक है, और 18 किलोमीटर का आपका यू है, तो 18 किलोमीटर का अगर आपका यू है तो ये वी यू पता चल गया, वी पता चल जाएगा यहां से। आपको वी निकालना छोड़ना है, आपको तो फोकल लेंथ निकालनी है। तो हमने कहा था कि वी बाई यू का जो फॉर्मूला है वो यूज करने की जगह हम क्या करेंगे, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ डाल लेंगे वी को, और यू कैंसिल हो जाएगा, ये मैग्निफिकेशन है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 4, तो कैंसिल हो गया, 10⁻8 10⁻⁻12, सो 1 × 10⁻12 आ गया, कोई बात नहीं है। अब हमें निकालना क्या है, हमें एफ निकालना है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है, मैं अगेन शॉर्ट नोट्स वाले टाइम पे भी बता चुका हूं, अगर आपको याद नहीं है तो यू हैव टू लुक एट दैट अगेन। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो एफ बाई यू माइनस एफ में, अब देखो यू जो है, देखिए एफ के ऑप्शन देखो, 1.80 सेंटीमीटर, यू कितना है 18 किलोमीटर की, एफ की कोई औकात है इसके बगल में खड़े होने की, हटा दो इसे, भूल जाओ, हो गया क्वेश्चन खत्म। एफ बाई यू की वैल्यू आ गई इसका रूट 10⁻⁻6, और एफ की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻6 इंटू यू। यू कितना है भाइयों, यू कितना है 18 किलोमीटर, किलोमीटर इज 10⁻3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻³ मीटर, विच इज सेंटीमीटर में बोल रहे हैं, तो 18 इंटू 10⁻⁻1 मीटर सेंटीमीटर, विच इज 1.8 सेंटीमीटर, और ये हमारा जवाब आ गया 1.8 सेंटीमीटर। इतना अजीब सा जवाब है कि हाई रहा है तो मैच कर रहा है तो सही लग रहा है हमें। ठीक है, तो दैट इज द सिचुएशन। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मैग्निफिकेशन देखो, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो एक मैग्निफिकेशन, ये फॉर्मूला करो। और जो टाइम बचाने की जो कहानी है वो ये है कि पहली बात वी निकाल के फिर 1/v प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f करने का कोई सेंस नहीं है। और दूसरी बात, एफ अपॉन यू माइनस एफ को एफ अपॉन यू अज्यूम किया जा सकता है, जो मैंने शॉर्ट नोट्स में भी आपको समझाया। ग्रेट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर हम लोग चलते हैं, वो है अ हेमिस्फेरिकल वेसल इज कंप्लीटली फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। बहुत अच्छी बात है। A small coin is kept at the lowest point O of the vessel as shown in the figure. The minimum value of the refractive index of the liquid so that a person can see from the point E. ये तो ये बड़ा स्टैंडर्ड सी प्रॉब्लम है हमारे लिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वैसे नहीं दिखाई दे रहा, भाई साहब यहाँ खड़ा है तो पानी की वजह से ऐसे दिखाई दे जाता है। क्या टेंशन है इसमें, सिंपल सी रिजल्ट यूज करना होता है कि ये आपका नॉर्मल है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे नॉर्मल बना देते हैं, बट जिन्होंने हमारे साथ पढ़ाई करी उन्हें पता है कि ऐसे नॉर्मल नहीं, लिक्विड की सरफेस के परपेंडिकुलर बनाना है, विच इज दिस। ठीक है, और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, खत्म बात। ठीक है, तो म्यू साइन आई इज इक्वल टू 1 साइन आर, आर कितना है 90 डिग्री, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। ठीक है, तो यहां पे निकालना क्या था क्वेश्चन में, मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड जो है, अगर हम बात करें तो म्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और ये आई की वैल्यू भी पता चल गई क्योंकि ये तो आर आ रहा है, 45 डिग्री है, तो ये साइन 90 बाई साइन 45, म्यू की वैल्यू √2 आ गई, कि साइन 45 1/√2 है, √2 उधर चला जाएगा, म्यू की वैल्यू √2 आ गई। अब आप कह रहे हो कि ये मिनिमम है नहीं है, ये ड्रामा कर रहे हैं, भाई पागल हो क्या, एक तुमने आंसर निकाला, ठीक है, वही आंसर ही तो आ सकता है, उसके अलावा कोई और आंसर होगा तो तुम्हारी औकात वैसे भी सॉल्व करने की नहीं है। ठीक है, तो इसलिए √2 आंसर डन। हाँ, आप सोचना चाहते हैं मिनिमम कहां से सोच रहा है, अगर ये सोचना चाहते हो, बिल्कुल सोचने की बात, सोचने में कोई टैक्स थोड़ा लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, तो वो भी टैक्स के बराबर ही आपके लिए, तो उतने नंबर कट जाएंगे टैक्स की तरह। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग बात करें कि ये जो आई है, अगर हम इस म्यू की वैल्यू को बढ़ा देते हैं
तो आपकी ये वाली रे भी यहां जा सकती है। अभी तो हमने बिल्कुल कॉर्नर वाली रे यहां पहुंचाई, बट अगर म्यू कम होगा तो ये वाली रे भी यहां जा सकती है, बस ये बात है। इसलिए बिल्कुल कॉर्नर वाली रे पहुंचा दी है, तो इसलिए म्यू की वैल्यू जो आई है वो मिनिमम वैल्यू की वैल्यू आई है। अदरवाइज अगर बीच में बोल देता कि भाई सेंटर वाली रे को यहां पहुंचा दो, तो म्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा चाहिए होती है उसके लिए। ये कहानी है, और कुछ तो दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ठीक है, मूविंग ऑन। अ कॉनकेव मिरर produces an image of an object such that the distance between the object and the image is 20 centimeter. Again a very popular format. ऑब्जेक्ट के और इमेज के बीच का डिस्टेंस बता देते हैं, और यहां आप मिल जाते हैं, क्योंकि इमेज अगर मिरर के दोनों अलग साइड पे हो तो ये डिस्टेंस अलग होता है, और अगर सेम साइड पे हो तो ये डिस्टेंस के लिए अलग रिलेशन, क्योंकि u माइनस भी करेंगे u प्लस भी करेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा। तो बट कोई बात नहीं, लिखते हैं इसमें क्या है। मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इज -3। जैसे ही पता चला मिरर है और मैग्निफिकेशन -3 है, तो आपको ये सोचना है मैग्निफिकेशन -3 माइनस वी बाई यू होता है, विच सेज v इज इक्वल टू 3u। मतलब v और u का साइन सेम है, मतलब जो भी आपका मिरर है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सेम साइड ऑफ द मिरर पे, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड ऑफ द मिरर पे। इज दैट ओके? वैसे तो टू बी ऑनेस्ट इसमें पता ही था आपको वैसे भी, क्योंकि कॉनकेव मिरर दे रखा था, और मैग्निफिकेशन -3 का कब होता है कॉनकेव मिरर पे? वही जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के, सॉरी फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में, इमेज सेंटर कर्वेचर के बियॉन्ड है। वो चीज हमने बात करी थी, वो चीज आपको याद होगी, बट ठीक है, मतलब कोई नहीं, मैं ऐसे भी लॉजिकली भी सोचता हूँ, बाद में भी मैं इस पर क्वेश्चन करूंगा। और फिर वहां पे क्या पूछ रहे हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ निकाल लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल जाएगा। कैसे निकलेगा? आप वो देखिए, फोकल लेंथ देखते हैं, v इज इक्वल टू 3u आ गया, तो यहाँ पे अच्छा इनके बीच का डिस्टेंस जो है 20 है। ठीक है, तो भाई साहब ये है, इमेज के यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट के यहाँ पे है, इनके बीच का डिस्टेंस तो, और ये v है, और ये मॉड v डिस्टेंस है, और ये मॉड u डिस्टेंस है। तो अगेन हमें ये बात पता चल जा रही है कि यार जो मॉड v माइनस मॉड u है, ये कितना देखा है 20, और v की वैल्यू कितनी है 3u है, तो 3 मॉड u माइनस मॉड u इज इक्वल टू 20, which is 2 mod u is equal to 10, sorry 20, which says mod u is equal to 10 सेंटीमीटर। और mod u आपको 10 सेंटीमीटर पता चल गया, तो वहां से आप फिर फोकल लेंथ निकाल सकते हो। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 1/v प्लस 1/u अगर मैं करता हूं तो, 1/v प्लस 1/u करता हूं तो 1/v इज अगेन, अब मैं या तो दोनों को पॉजिटिव ले लूं, दोनों को नेगेटिव ले लूं, क्योंकि दोनों का साइन तो सेम है। तो फिर अगर मैं दोनों को पॉजिटिव ले लेता हूं, तो मतलब माइनस ले लेता हूं, क्योंकि ये -10 है, मुझे पता तो है ही वैसे कि माइनस ही लेना चाहिए मुझे, -30 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/f आ जाएगा, और इसका एलसीएम तो 30 है, 4/30, तो फोकल लेंथ जो है वो 30/4 आ जाएगी माइनस में। और जब माइनस में फोकल लेंथ 30/4 आ जाएगी, तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? 2 टाइम्स द फोकल लेंथ ना, एंड दैट वुड बी हाउ मच? 2 इंटू 15/2 विच इज 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 15 सेंटीमीटर ऑप्शन में भी है, और वो हमारा जवाब भी आ जाएगा। इस तरीके से हमें इस प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। अगेन समबडी माइट से कि आप u को और v को दोनों को नेगेटिव वाले केस की जगह पॉजिटिव वाला केस ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा सच तो, क्योंकि फोकल लेंथ प्लस आ जाएगी तब। हाउएवर क्वेश्चन में कॉनकेव मिरर दे रखा है, आपको माइनस निकालना चाहिए, बट प्लस भी निकाल दोगे तो जो आंसर रेडियस ऑफ कर्वेचर का वो तब भी सेम ही रहेगा, क्योंकि एक्चुअली उसमें भी एक केस बनता है, कॉनकेव मिरर में भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एक केस बनता है यहाँ पे, तो कॉन्वेक्स मिरर वाला केस बनता है, तो वो वाली केस वजह से यहाँ पे हमारे पास एक और रिजल्ट पॉसिबिलिटी है, बट हमें जरूरत नहीं है उसकी। क्वेश्चन आता है, लेट u and v be the distance of image and object and for a length of focal length f. The correct graphical representation of u and v for a convex lens when mod u is greater than f. भाई साहब कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस में व्हाट इज द ग्राफ ऑफ u वर्सेस v? अब आप कहोगे या तो ये मॉड u ग्रेटर देन f की बात कर लूं, मुझे तो पूरा ग्राफ ही पता है भाई। v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन u माइनस एफ, लेंस में सॉरी u प्लस एफ होता है, ये होता है ना, और कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, बिल्कुल ऐसी कहानी है हमारे सामने। तो अगर मैं देखूंगा तो इसका आपको पता है वो कहाँ आने वाला है, असिम्प्टोट माइनस एफ पे आने वाला है ना, तो माइनस एफ पे कुछ ऐसे आने वाला है, और जब यू की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो ये दोनों तो 1 हो जाएंगे, एफ आ जाएगा आपका जवाब, यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट आने वाला है। ये रहा ग्राफ आपका। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, व्हेन मॉड यू इज ग्रेटर देन एफ, व्हेन मॉड यू इज ग्रेटर देन एफ। अभी ऑप्शंस क्या क्या है, वो तो इधर वाली है ना सारे, मॉड यू ग्रेटर देन एफ, ये वाले केस में ऐसा कुछ ग्राफ है, ऐसा ग्राफ ये रहा, थर्ड वाला ऑप्शन ठीक आ रहा है।
क्योंकि ऐसा ग्राफ है नहीं, ठीक है, क्योंकि ग्राफ कुछ इस तरीके से असिम्प्टोटिक है ना, इन्फिनिटी पे। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, तो ये वाला ग्राफ है। ग्राफ वाले क्वेश्चन में हम जनरली क्रॉस चेक एक और चीज कर लेते हैं कि जो हमने निकाला हुआ है उस हम सारे ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि हम कभी कोई ग्राफ में कुछ मिस करना चाहें तो क्यों नहीं है वो ऑप्शन, तो वो वाली कहानी भी बहुत बार रेलेवेंट हो सकती है। बट हाँ ठीक है, यहाँ पे अगर पूरा ग्राफ पूछते तो पूरा ही पता है, उसने तो बस इतना पार्ट पूछा था। ठीक है, ये भी पूछ रहा था मॉड यू ग्रेटर देन एफ में, तो हम ये भी रेडी थे, इसके लिए जवाब देने के लिए भी रेडी थे, बट उसमें क्वेश्चन में ही नहीं वो ग्राफ, तो थोड़ा सा इस बात से कंफ्यूजन हो सकता है फिर भी, बट दैट इज डन, तो ये क्वेश्चन इज ओवर। आगे चलते हैं। टू आइडेंटिकल सिमेट्रिकल डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ आर कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स L1 एंड L2, ओके, L3 एंड L4 ऐसे एक्स वाई लाइन प्लेन से। द रेशियो फोकल लेंथ ऑफ लेंस L1 एंड L2, भाई देखो L1 की जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है, ये तो हमें सिंपल सी बात पता है, म्यू माइनस वन इंटू टू बाई आर, 1/f1 आया ना। L3 की फोकल लेंथ क्या होगी, 1/f3 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, म्यू माइनस वन इंटू 1/r, क्योंकि वो दूसरा वाला इनफाइनाइट हो जाएगा। इनका जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कट करने से कोई फोकल लेंथ की रेडियस ऑफ कर्वेचर में फर्क नहीं पड़ रहा ना। ये अगर नहीं भी होता तो भी तो सेम ही बात है, तो वहां से आपको समझ आ गया। अगर आपको रेशियो लेना है L1 और L3 की फोकल लेंथ का रेशियो लेना है, L1 और L3 की, तो L1 वाली फोकल लेंथ ऊपर चाहते हो, ये वाली नीचे चाहते हो, तो अगेन अगर आप रेशियो लोगे तो म्यू माइनस वन इंटू 1/r, f1/f3 करना है मुझे, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा म्यू माइनस वन इंटू 2/r, लिखूंगा भी नहीं वैसे तो मैं, क्या दिमाग में कर लूंगा, 1/2 आ जाएगा ये, और इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा 1/2। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज बहुत ध्यान रखनी होती है रेशियो वाले क्वेश्चन में, स्पेशली जब रेसिप्रोकल रेशियो की रेशियो अवेलेबल है ऑप्शन के अंदर, 2/1 भी है, तो ये देखना है कि L1 F1 इस टू F3 निकाल रहे हो या F3 इस टू F1 निकाल रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें गलती कर रहे हो, फालतू में नंबर लूज कर रहे हो, फालतू में बिल्कुल 0%, मतलब ऐसी वाली बात है कि मतलब ऐसे कोई, मतलब कि भाई तुम्हारे पास अच्छा खासा सब कुछ है और तुमने कहा कि जी दान में ले लो सब कुछ, ठीक है दे सकते हो दान में, बस फिर तुम खुश रहिए, रोना मत कि सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। अभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसे फालतू गलतियां नहीं करनी है। कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, हैज फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर इन एयर, ओके, व्हेन इट इज टोटली इमर्स्ड इन वाटर इट्स फोकल लेंथ चेंजेस। ये वो वाला क्वेश्चन है हमारा, फोकल लेंथ इन एयर एंड फोकल लेंथ इन वाटर वाला। क्या क्वेश्चन है, 1/f एयर क्या है, 1.5 माइनस 1.5, और आगे कुछ टर्म होगा 1/r1 माइनस 1/r2, ये आपका है, और ये कितना दे रखा है 1/24, सिंपल सी बात। इसी को अगर पानी में इमर्स कर दिया तो ये 1.5 माइनस वन की जगह 1.5/1.33 माइनस वन हो जाएगा ना, 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल सी हो जाती है यहाँ पे बहुत बार, इसको दो तरीके से हैंडल करा जा सकता है कि 1.5 माइनस 1.33 इज 1.17 विच इज 1/6, और ये नीचे 4/3 है, वैसे कुछ हैंडल कर सकते हो, या फिर अगेन और क्या देख सकता हूं मैं इसमें, देखो अगर हाँ इसमें बस ये हो गया, या फिर मैं ऐसे भी देख लेता हूं बहुत बार कि ये 3/2 अपॉन में 4/3 हो जाता है, तो 9/8 हो जाता है ना, तो 9/8 वाले में क्या हो जाता है 1/8 आ जाता है, तो 1/8, और अगर मैं इसका रेशियो लेता हूं तो FW/F एयर इज 1/2 अपॉन 1/8 विच इज 4, तो वहां से फोकल लेंथ इन वाटर जब मैं निकालूंगा तो वो एफ एयर वाली फोकल लेंथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 × 24, ऑप्शन बी है 96 सेंटीमीटर, डन, आंसर आ गया हमारा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर अगेन सोचने वाली बात तो कुछ नहीं है, बस ये कैलकुलेशन, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे इस कैलकुलेशन में अटक जाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करो, इसको देखो कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू दिस कैलकुलेशन। जब आप गलती करते हो या जब बहुत टाइम लगाते हो तो क्वेश्चन में जब प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां पे मार्क करो क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत टाइम लगाता है, तो वापस उस कैलकुलेशन को रिविजिट करो, हाउ कैन आई स्पीड अप माई कैलकुलेशन की स्पीड। ये मैंने किया था अपने टाइम पे, मुझे याद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर हुआ था तो मैं बहुत इरिटेट हो गया था, ये क्या बकवास मैथ चल रही है, ठीक है। तो मैंने फिर क्या कहते हैं, कुछ पेपर वेपर में भी नंबर कम आए, तो मेरे को फिर लगा कि यार मैं कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा वो हो जा रहा हूँ कि बड़ा कि यार इतनी कैलकुलेशन कौन करेगा, ठीक है, उतने सारे टर्म होते हैं, लोकस वोकस निकालने में इतने सारे टर्म्स कैंसिल हो रहे होते हैं। तो फिर मैंने फिर एक दिन बैठ के मतलब सारे जितने भी क्वेश्चन मुश्किल कैलकुलेशन वाले थे उन सबको दोबारा प्रैक्टिस किया और इंश्योर किया कि यार इसमें मेरे को कैलकुलेशन का टेंशन दूर करनी है। फिर उसके बाद से मैं इस बात में कॉन्फिडेंस आएगा, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो और लोगों से लपेट दूंगा मैं, ज्यादा नहीं हो तो जाएगा वाली बात तो कभी नहीं आती कैलकुलेशन में, बट ये वाली बात हो जाती है कि मैं और लोगों से बेटर हो गया हूँ कैलकुलेशन में, तो मैं बहुत बार एडवांटेज बिना थ्योरी
बिना किसी स्पेशल ट्रिक, सिर्फ कैलकुलेशन में मैं आसपास वालों से एडवांटेज ले जा रहा हूं। और आपके पास अब चॉइस है, या तो आप कैलकुलेशन के एडवांटेज आसपास वाले लोगों से दे सकते हो, या उससे वो एडवांटेज वापस ले सकते हो एडवांटेज। ठीक है, तो वो, और मैंने आपको 5 ट्रिक बता रखी है कैलकुलेशन की, अगर आपने वो वीडियो देखा है, चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, वो 5 ट्रिक रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि भैया तो यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं बस ऐसे ही, मतलब अपना यूट्यूब चमकाना है, बट ट्रस्ट मी, यूट्यूब पे जो भी मैं टिप डाल रहा हूं, मतलब मैं कम से कम उस टिप को परफेक्ट करने के लिए कम से कम 3-4 घंटे की रिसर्च करके कर रहा हूं कि क्या चीज मैं तुम्हें वहां बता रहा हूं। ठीक है, और वो रिसर्च और विद माई एक्सपीरियंस, मैं तुम्हें बात वैसे भी क्लास में बताता हुआ आया हूंगा, बट विद माई एक्सपीरियंस मैंने उसमें जो क्रिटिकल, जो के मेन की पॉइंट्स हैं जो आपके लिए रेलेवेंट होंगे, वो निकाले हुए हैं। उनको तो बिल्कुल एकदम से अंदर अपने अंदर मतलब इम्बाइब कर लो, तभी मजा आएगा, वरना तो फिर आपको लगेगा बस चल रही है कहानी, हो रही है तैयारी, बस हो रही है मतलब चल रही है गाड़ी, बस कहाँ जा रही है ये नहीं पता। ठीक है, तो उस चीज को बदलना है, हमें करनी है तैयारी जीत की, तभी हम अचीव करेंगे मिशन जीत, है ना, तभी तो इसका नाम मिशन जीत है। हंसना नहीं है, पिट जाओगे फ्री में। टू कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ इक्वल रेडियस, भाई क्वेश्चन में अगर ना देते ये तो फिर ना समझ आता हमें क्या हो रहा है क्वेश्चन, पर क्वेश्चन में एक डायग्राम दे रखा है, बच गए। इक्वल रेडियाई के कॉनकेव सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग दिख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, वो भी खुश है। पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस मिडवे बिटवीन पी एंड बी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में यहां पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया भाई साहब ने, कोई बात नहीं। द सेपरेशन बिटवीन द इमेज फाउंड बाय दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस, भाई क्लास का प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आसानी से पिलेगा। राइट वाली सरफेस पे जब रेज देखोगे तो ऐसे जाएंगी, और अगर आप देखोगे उसकी इमेज कहां बनेगी, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा काम करना है आपको, म्यू विच इज 1.5 बाई वी माइनस 1 बाई यू विच इज आर बाई 2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वहां पे, इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 विच इज 0.5 डिवाइड बाई माइनस आर होगा। क्यों माइनस आर होगा? क्योंकि कॉनकेव साइड पे हिट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अब ये आ गया माइनस 0.5 बाई आर, ये आ गया प्लस 2 बाई आर, मैं इसको इधर ले जाऊंगा, तो मुझे यहां से कैलकुलेशन भी देखो मैं कैसे कर रहा हूं, 1.5 बाई वी जो है माइनस 5 बाई 2, और 2.5 बाई आर कुछ मेरे पास आ जाएगा। और वहां से मुझे समझ आ गया वी की जो वैल्यू है 2.5 बाई 1.5, सॉरी उधर जाएगा 3/5 आर हो जाएगा माइनस में, माइनस में 3r/5 का मतलब है कहीं यहां पे होगा वी, यहां से 3r/5 डिस्टेंस पे, तो इसकी इमेज I1 का यहां पे लाई करेगी। दैट इज वन कैलकुलेशन दैट वी हैव टू डू। थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा मांग रहा है ऐसा दिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। अब दूसरी इमेज अगेन कुछ रेज यहां जाके हिट कर रही है, ठीक है हिट कर जाओ भाई, गंद मच जाएगा डायग्राम में, तो हम कर ही लेंगे दिमाग से। तो यहां पे जब लेफ्ट सरफेस के लिए मैं रिफ्रैक्शन वाला रिजल्ट लिखूंगा तो वो फिर से हो जाएगा 1.5 बाई वी माइनस 1 बाय माइनस 3r/2, ये जरा जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि r प्लस r/2 3r/2 हो गया, और माइनस में ही है वो, तो इज इक्वल टू, इज इक्वल टू 3r/2, क्योंकि ये r है और ये r/2 है, तो टोटल यहां से 3r/2 डिस्टेंस हो गया, और माइनस में है क्योंकि नेगेटिव साइड पे, इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 विच इज 0.5 डिवाइडेड बाय r, फिर से माइनस r आ जाएगा वो। तो अब इस बार अगेन 0.5 बाई माइनस आर, और 0.67 इधर चला गया, तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 1.5 बाई वी इस बार जो मेरे पास आएगा वो आ जाएगा माइनस ऑफ 2/3, और 1/2 का सम जब मैं करता हूं तो मेरे पास आएगा 6, 4, 5/6, नहीं एक, एक से तो ज्यादा होगा, रुक जाओ, 2/3 प्लस 1/2, 4 और 3, 7/6 माइनस 7/6 इंटू आर, एंड दैट विल बिकम बेसिकली वी की वैल्यू जो है यहां से वो 9 माइनस 9r/7 ऐसे कुछ आ जाएगी। अगर मैं इधर लेके जाऊंगा 6 इंटू 1.5 इज 9, एंड वहां से अपॉन 7 ऐसे कुछ आ गया, तो यहां से जो डिस्टेंस है I2 जो आ रहा है, ये थोड़ा फंस गया बीच में ना, कहाँ आ रहा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, यहां से जो डिस्टेंस आ रहा है I2 का वो 9r/7 आ रहा है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मैं देखता हूं तो टोटल डिस्टेंस तो यहाँ पे 2r है, माइनस एक का डिस्टेंस 3r/5 है, और एक का डिस्टेंस 9r/7 है। ऑप्शंस में देखो पॉइंट पॉइंट में कुछ आ रहे हैं, तो ये 3r/5 जो है 0.6r है, और 9r/7 है, 7 में तो 221 वही 1.3r है, 1.3r है, 1.9, 0.1r कुछ मेरे पास ऐसे आ रहा है, अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ 0.1r, ओके 0.1r में दो ऑप्शन आ रहे हैं, 0.214 भी है, 0.4, ये दोनों तो गलत हो गए, बट इन दोनों में से कुछ है। अब वो करना पड़ेगा, थोड़ा और कैलकुलेशन डीप में करनी पड़ेगी, 1.14 और 1.2, वैसे तो मुझे 1.14 लग रहा है, 0.114, क्योंकि मैंने उसके पास ही निकल रहा है 0.1, तो
क्लोजेस्ट वो है, बट फिर भी थोड़ा कैलकुलेशन और बेटर करने की कोशिश कर सकते हो। 1.29 हो जाएगा ना ये, 1.29, क्योंकि 9/7 आप कर रहे हो तो 90/7 आप करोगे तो क्या होगा, 10 12 पे, ये 12 पे 84 है, 6 60 128 ऐसे कुछ आएगा, 1.28 आर, एंड दैट वुड बी 0.18, सॉरी 1.88 आर। ओहो, 2 आर माइनस 1.88 आर, ये कितना हो गया, 0.12। बट अगेन मुझे ये तो समझ आ गया 0.12 से तो कम होगा, क्योंकि 0.12 से कम होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर बढ़ेगा ना कुछ, है ना, यहाँ पे कुछ नंबर बढ़ेगा क्योंकि 56 आएगा, 40 है, 0.285 होगा, हाँ, बिल्कुल ठीक है, 1.2 से तो कम होगा, 0.12 से तो कम होगा, 0.114 आ जाएगा। ऐसे में कैलकुलेशंस भी फिगर आउट कर लेता हूँ, अगर कहीं फंसता हूँ तो इस तरीके से फिगर आउट कर लेता हूँ। और मुझे याद है जब मैंने अपने टाइम पे पेपर दिया था तो क्या था, 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट आंसर देना था, और मेरे को पता है कि एक पॉइंट ऐसा था जहां पे 1.732 √3 की वैल्यू लेने पे और 1.73 √3 की वैल्यू लेने पे आंसर अलग आना था, और मेरे को, मैंने ये रियलाइज कर लिया था उस कैलकुलेशन में 1.7332 से आंसर बदल जाएगा, तो फिर आई फिगर आउट कि मैंने 1.732 लेके किया। हाउएवर बाद में आईआईटी ने एक रेंज ऑफ वैल्यूज दे दी, क्योंकि उस पहली बार हमारे सामने पहली बार ऐसा हुआ था कि आईआईटी ने एक ऑब्जेक्ट ऐसे नंबर पूछा था, कोई ये नंबर ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव पेपर में, तो ओएमआर चेक होना था, बट आईआईटी ने एक रेंज ऑफ वैल्यू दे दी, इसके बीच में कोई भी वैल्यू सब एक्सेप्टेड है। बट हमें थोड़ा पता था, मुझे वहां तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ √3 को 1.732 लेके तो कोई सॉल्व नहीं करेगा, तो ये क्वेश्चन सिर्फ मेरा ही ठीक होने वाला है। बट कोई बात नहीं, दैट इज ओके। तो ये हमारे पास जवाब आ गया, कोई टेंशन नहीं है, आगे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो है, असिमेट्रिकल थिन बाइकॉन्वेक्स लेंस इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। भाई बहुत काट लिया इन्होंने, अब तो समझ जाएंगे। तो ओरिजिनल लेंस की फोकल लेंथ 4D है, तो हमें बेसिकली ये बोला हुआ है कि देखो यार जो पावर है वो है 1/f, जो ओरिजिनली ये है, ये वैल्यू दे रखी है 4 डायोप्टर, ठीक है। अगर जब डिवाइड कर दिया आपने, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो पार्ट बचा उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, पी डैश अगर आप बात करोगे तो μ-1 × 1/r हो जाएगी। वो 1/r कैसे हो रही है, क्योंकि भाई अगर सिर्फ इतना पार्ट नोटिस करोगे तो इतने पार्ट में तो एक ही बार आर आएगा ना, दूसरा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और तो वो 1/∞ 0 आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू 2 हो जाएगी, ऑब्वियसली बस आधा हो जाएगा ना ऊपर वाले का, ठीक है। तो पी डैश अगर नई पावर पूछ रहे हैं तो 2 है, 2 डायोप्टर, हमारा जवाब आ गया यहाँ पे। दैट इज सिंपली सिंपल, ठीक है, कोई इसमें टेंशन तो है नहीं मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं। भाई ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन जो बहुत एफर्ट ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही वो होता है। आपको लगता है यार आई एम सो अनलकी कि मेरे पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो है, देखो दो बातें हैं यहाँ पे, एक तो एवरेज आउट हो जाता है, कुछ क्वेश्चन जो दूसरे के पेपर में मुश्किल होंगे आपके पेपर में आसान है, और कुछ क्वेश्चन जो आपके पेपर में मुश्किल है वैसे ही क्वेश्चन उसके पेपर में आसान होंगे, ठीक है, तो वो एवरेज आउट हो जाता है। दूसरी बात, गेम इसका है ही नहीं अभी कितने नंबर आ रहे हैं, गेम तो परसेंटाइल का है ना, आप 150 नंबर में भी रैंक 1 हो सकते हो ना, थ्योरेटिकली स्पीकिंग, क्योंकि आपके सेशन के अंदर 150 नंबर अगर किसी बच्चे के नहीं आए, 150 से ऊपर नंबर, तो 150 भी रैंक 1 हो सकता है अगर 150 से ऊपर किसी बच्चे के नहीं आ रहे तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी कि क्वेश्चन डिफिकल्ट हो रहा है या कुछ हो रहा है, जो समझ आ रहा है उसे करना है, और एक्सपेक्ट करनी है कि भाई जब मैं 24 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं उसमें से 22 क्वेश्चन सिंपल है, तो आपके पेपर में जितने क्वेश्चन आएंगे, जरूरी ऑप्टिक्स का सिंपल क्वेश्चन है, बट जितने क्वेश्चन आएंगे सिंपल आएंगे, उसमें से 22 क्वेश्चन 24 में से। आगे चलते हैं। थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये बना रखा है थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इन मतलब ये आपको अपने कॉपी में बना लेना है इसे जब ये पढ़ते ही, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, बल्ले बल्ले। इस डिप्ड इनटू लिक्विड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2, व्हेन द प्लेन ऑफ द साइड इज सिल्वर कोटेड, इस वाली साइड को सिल्वर कर दिया हम लोगों ने, द लाइन सिल्वर्स इन द लिक्विड बिहेव्स एज द कहेगा कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ दिस, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द लेंस इज व्हाट। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, इसकी फोकल लेंथ रखिए 20 मीटर, इसकी कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है। 1/fm का फॉर्मूला आपको यहाँ पे वही याद होना चाहिए कि -2/fl + 1/fm होने वाला है। ये वैल्यू दे रखी है उन्होंने 1/-20, -2/fl, -2 × 1/fl की वैल्यू आपको पता है, लेंस की फोकल लेंथ हो जाएगी 1.5/1.2 -1 × 1/r। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पूछा ही है ना, तो हाँ बस ये बेसिकली आपकी फोकल लेंथ हो गई, इसकी लेंस की फोकल लेंथ हो गई, आपने डाल दी क्योंकि ये वाटर के अंदर डाली भाई आपने, वाटर का तो फिर अलग से लेंस लेना पड़ जाएगा एयर में, तो वो पूछा ही नहीं उन्होंने, कोई बात नहीं है। प्लस 1/fm, ये तो इन्फिनिटी है तो 0 हो जाएगा, तो इसका टर्म में तो टेंशन हमारे को नहीं है। तो इफेक्टिवली द क्वेश्चन इज नाउ सॉल्व्ड, क्योंकि अगर आप देखते हो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 1.5/1.2 0.3/1.2 हो गया, सॉरी 0.3/1.2 इज इक्वल टू 2 ×
1/4 आ जाएगा ये, इंटू 1/r है, और ये 1/20 है, ये 2 है, और r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ऑप्शन है, 0.10 ऑप्शन है, बिल्कुल आंसर आ रहा है, मैच कर रहा है। विल मार्क इट एंड विल मूव ऑन। ठीक है, मन कर रहा है चेक कर लूं मैं सब कुछ ठीक किया नहीं किया है, कि इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, इतनी जल्दी कैसे सॉल्व हो गया, तो बट हो गया, इतना एक्चुअली था नहीं इस क्वेश्चन में कुछ भी। डरना नहीं है तो फिर हो जाता है। A plane of convex lens having radius of curvature 2 centimeter exhibits a focal length of f1 in air. Another plane of curvature with first surface of radius curvature 3 centimeter. ये बना लेना है, air 1.5, ये focal length f1, 3 centimeter 1.5 focal length f2। ठीक है, when it is immersed in liquid of refractive index 1.2 तो उसकी f2 focal length है। If both lenses are made of same glass of refractive index 1.5, ओके, द रेशियो ऑफ f1 एंड f2 विल बी, भाई सिंपल सी बात है, 1/f1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1.5 माइनस 1 इंटू 1/2। 1/f2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1.5/1.2 माइनस 1 इंटू 1/3। सिंपल। इस फॉर्मूले को लगाने में अगर आपके हाथ कांप रहे हैं या आपकी स्पीड स्लो हो रही है तो वहां पे आपकी प्रॉब्लम वो है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कहते हैं कि कोई पेपर में कुछ कांड हो गया है। फॉर्मूला सिंपल सा है, बस ये म्यू बाई म्यू नॉट वाली जो चीज है उसको इस तरीके से लिखने की कैपेबिलिटी गेन करनी है। 5/4 माइनस 1, 1/4 इंटू 1/3 है ये, है ना, और ये 1/2 इंटू 1/2 है। ऑप्शन क्या निकालना है, क्या है, रेशियो f1/f2 निकालना है। रेशियो ऑफ f1/f2 निकालना है, तो f1/f2, तो f1 न्यूमरेटर में f2 इसको पहले ऊपर रखो, तो 1/4 इंटू 1/3 डिवाइड बाय 1/4, तो वो f1/f2 आएगा हमारे पास, एंड देन दैट वुड बी 1/4, 1/4 कैंसिल, 1/3 आ जाएगा, विच इज दिस। आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली, बहुत बार क्या होता है जो जिस ऑर्डर में लिखते हो उसी में डिवाइड करने की कोशिश करते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। अगर इसको डिवाइड करोगे तो बस ये ध्यान रखना कि f1 डिनोमिनेटर में f2 न्यूमरेटर में आ रहा है, एंड दैट इज 1/4 अपॉन 1/4 इंटू 1/3, एंड दैट इज 3, एंड देन उसका रेशियो जो है 1/3 आ जाएगा। ऑप्शन नहीं है फिर भी इट इज समथिंग यू हैव टू बी श्योर कि आप जो कर रहे हो आदत में डालना पड़ेगा ना इसे, कि रेशियो जो निकाल रहे हो कभी भी रेसिप्रोकल निकाल नहीं देना है, वो क्या रेशियो वो निकालना ज्यादा जरूरी है। और तो सिंपल ऑप्टिक्स में तो कुछ खास इसमें था नहीं इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज √3, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है। आपको एंगल ऑफ प्रिज्म बताना है क्या होगा। तो यार ये तो बड़ा ही सिंपल सी प्रॉब्लम है, क्योंकि एन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन आपको म्यू दे रखा है और ए और डेविएशन के बीच में एंगल दे रखा है, तो ये तो खत्म हो गई ना बात। एंगल ऑफ प्रिज्म बताना है साइन 2a/2, साइन a/2, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, √3। अभी निकालोगे कैसे यहाँ पे, अगेन इसमें बस ये ध्यान है ट्रिग्नोमेट्री है यार, ऊपर जो साइन है उसको क्या लिखना है, 2 sin a cos a, बस खत्म बात। सॉरी, साइन a/2 cos a/2 अपॉन साइन a/2, और बस इस सॉल्यूशन में बस ये साइन a/2 कैंसिल हो गए, 2 इधर आ गया, cos a/2 की वैल्यू जो है वो √3/2 हो गई, तो a/2 की वैल्यू जो है वो 30 डिग्रीज हो गई, विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। आ गया आंसर हमारे पास। अब बहुत क्लोज 58 48 भी है, तो हमने कुछ कैलकुलेशन या कुछ अप्रोक्सीमेशन तो यहाँ पे हमने किया नहीं है। ऑल ऑफ दैट इज फाइन, ठीक है, मूव अहेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 17 में भी खत्म हो गया हमारे सामने। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। अब आज चलते हैं 18वें क्वेश्चन पे। थिन प्रिज्म P1 with angle 4 degree made of glass having refractive index 1.54 is combined with another thin prism made of refractive to get dispersion without deviation। डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन, डिस्पर्जन चाहिए डिविएशन नहीं चाहिए, तो एक की वजह से जो डिविएशन है दूसरे की वजह से डिविएशन के एग्जैक्टली बराबर हो जाना चाहिए, दैट इज सिंपल एज इट इज। और स्मॉल एंगल प्रिज्म में 4 डिग्री खुद से बोल रहा है 4 डिग्री, तो आपको तो ऑब्वियस सी बात समझ आ रही है कि स्मॉल एंगल डिस्पर्शन, स्मॉल एंगल डिविएशन वाला रिजल्ट यूज करना होगा ना। स्मॉल एंगल डिविएशन वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा, म्यू -1 इंटू ए, विच इज 1.54 -1 इंटू 4 डिग्री इज इक्वल टू 1.72 -1 इंटू ए, जो हमें निकालना है। और ऑप्शन में देखते समय कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल लग रही थी, बट अब सडनली मेरे को दिख रहा है, अरे यार आई लव यू माई एग्जामिनर, 0.54 इंटू 4 डिग्री इज इक्वल टू 0.72 इंटू ए आ गया, क्योंकि 0.4 18 के मल्टीपल है दोनों। ठीक है, 3/4 इंटू 4, मतलब चाह रहा है एक पेन ना चलाना पड़े मुझे। कितना प्यारा एग्जामिनर है, 3 डिग्री आंसर है, खत्म। एज सिंपल एज दिस कैन बी, राइट, कि कोई टेंशन है नहीं। कैलकुलेशन भी इतनी प्यारी प्यारी, ऐसी कैलकुलेशन दो यार लगे कि कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहे हो। तुम तो कैलकुलेशन चेक करना लग जाते हो एग्जाम में, तो मतलब गुस्सा आता है कभी कभी, बट अब ठीक है, अब उस गुस्से को हम पी सकते हैं, मतलब उसका कुछ कर नहीं सकते, मतलब रैंडमली, तो वाली कहानी है। अ ड्राइवर इनसाइड सिटिंग इनसाइड इन अ पार्क करा, भाई खुश हो गया ड्राइवर। वॉचिंग व्हीकल्स अप्रोचिंग फ्रॉम बेड विद द हेल्प ऑफ हिज साइड व्यू मिरर, खुश हो जा भाई तू, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। विच इज द कॉन्वेक्स मिरर विद रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल टू 2 मीटर, भाई इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर इक्वल टू 2 मीटर है भाई, आर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर मान लो, मीटर में ले लेंगे कोई नहीं,
practical situation. Another car approaches him from behind with a uniform speed of 90 km per hour. When the car is at a distance of 24 meter from him, the magnitude of acceleration of the image. Oh, ये तो इसने पेल दिया। ये क्वेश्चन तो मैं छोड़ दूंगा इस पॉइंट पे। एक्सेलरेशन पूछ लिया ना, क्योंकि मुझे पता है वेलोसिटी निकालने के बाद उस वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्सेलरेशन निकालने के लिए। ये तो मुझे रिजल्ट पता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगेन इसको भी मैं थोड़ा बहुत संभाल लेता हूं कि भाई मैं ऐसे कुछ लिख लेता हूं कि v बाई यू इज f बाई यू माइनस एफ, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। बट अब अगर एक्सेलरेशन मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और एक्चुअली में v बाई यू है f अपन यू माइनस एफ। एक्सेलरेशन निकालना है ना, वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, देखना पड़ेगा। हाँ, वेलोसिटी की जरूरत भी तो पड़ेगी मुझे, क्योंकि जो फोकल लेंथ है वो कितना है, माइनस एफ। एफ कितना था, 1 का स्क्वायर, और u माइनस एफ कितना है, हाँ u माइनस एफ जो है वो है u कितना है, कहाँ गया u, 24 मीटर, और फोकल लेंथ 1 मीटर। 24 माइनस 24 मीटर है तो माइनस 24 माइनस 1 25, 25 का स्क्वायर 1 बाई 25 का स्क्वायर। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी गंदा है यार, गंदी है बिल्कुल। इंटू वेलोसिटी ऑब्जेक्ट कितनी थी, 90 किलोमीटर पर आवर, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया पहले तो। 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे, कितना हो जाएगा ये, 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना भाई। 5/18 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 25 हो गया। तो इसको, क्योंकि आंसर भी फाइनली 25 मीटर पर सेकंड में रखा तो मीटर पर सेकंड। ओके, तो फिर बच गया थोड़ा सा, -1/25 आ गया मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी है ये इमेज की, कि जो इमेज है वर्चुअल ऑब्जेक्ट में कुछ इधर की तरफ होगी और वो इमेज इधर की तरफ आ रही होगी, बिल्कुल उल्टी चलती है, ऐसे कुछ आ रही होगी 25 मीटर, कितने 1/25 मीटर पर सेकंड से। एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन, इसका मत कर लेना डिफरेंशिएशन, ये तो फाइनल वैल्यू डाल दी, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको। उसका डिफरेंशिएशन करते समय आएगा माइनस एफ स्क्वायर अपॉन यू माइनस एफ स्क्वायर इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डीवी ऑब्जेक्ट बाई डी टी, तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस को बाहर ही लिख लेता हूं, प्लस एफ स्क्वायर, वीओ कॉमन है, यू माइनस एफ स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे -2 यू माइनस एफ का स्क्वायर, सॉरी क्यूब हो जाएगा इस बार, इंटू डी यू बाई डी टी विच इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। एक अच्छी बात यहां पे ये है कि ये टर्म जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, तो ए ऑब्जेक्ट जीरो है। तो वी ऑब्जेक्ट हमें निकालते समय, ए इमेज निकालते समय यहाँ पे जब हम देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 टाइम्स एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर कितना है 1 स्क्वायर, बच गए। वीओ, वीओ कितना है, वीओ का स्क्वायर हो गया ना, वी ऑब्जेक्ट कितना आया था 90 ना 25, 25 का स्क्वायर, ओ अमेजिंग। नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो गया, -25 का क्यूब हो गया ना, क्योंकि u माइनस एफ जो है इसमें एक्चुअली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जो असली ट्रिक थी वो ये थी, कैलकुलेशन वाली थी, u माइनस एफ जो है। ठीक, बहुत बार तो मेरा तो मन कर रहा था क्वेश्चन सॉल्व करते समय -24 -1, क्यों -24 के एक को इग्नोर कर दो, बट ये रियलाइज करना था कि -24 -1 में जो 25 आ रहा है वो काटने वाला है इससे बहुत कुछ ना, ऊपर से और नीचे से। तो अगेन दैट इज द फीलिंग, एंड दिस बेसिकली कम्स आउट टू बी 2/25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ऑप्शन भी अगर आप नोटिस करोगे तो ऑप्शन क्या, 100 ए पूछा है ना इन्होंने, तो 100 ए पूछा है, तो यहां से तो फिर क्लियर हो गया, जो मैंने निकाला है सही है, क्योंकि 100 ए करूंगा तो 8 आ जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि 2/25 इंटू 100 में 4 आ जाएगा ना, 100/25, तो ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। ये बेसिक तरीका है, मतलब अगेन हाउएवर स्टिल ये तो मैं अब तुम्हारे को सोल्यूशन बता रहा हूं तो इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बट ये एग्जाम में छोड़ने टाइप क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन की जहां बात आ जाती है तो टू मच डिफरेंशिएशन इज इन्वॉल्व। तो अनलेस एंड अगर आप टाइम में ठीक ठाक रन कर रहे हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता हूं और मेरे को पता है कि भाई मेरे को फिजिक्स के पेपर में मैंने पहले केमिस्ट्री कर लिया और फिर केमिस्ट्री मेरे को लगा 35 मिनट्स, और मैं फिजिक्स कर रहा हूँ, फिजिक्स के मैं 10वें क्वेश्चन पे हूँ और अभी घड़ी दिखा रही है 56 मिनट, तो मुझे ये पता है कि अब मुझे अगर फिजिक्स अगले 24 मिनट में खत्म, सॉरी 34 मिनट में खत्म करना है, 1.5 घंटे का अगर मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ फिजिक्स खत्म करने का, तो मैं टारगेट से पीछे चल रहा हूँ आगे चल रहा हूँ, ये मैं इमेजिन कर सकता हूँ मुझे 21 मिनट लगे इफेक्टिवली 10 क्वेश्चन करने में, विच इज फाइन। आई हैव टाइम एंड आई कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस। ठीक है, मैं 3 मिनट 4 मिनट भी लगाने की कोशिश कर सकता हूँ। हाँ, यहीं पे ये नंबर क्या कहते हैं 56 मिनट की जगह मुझे पता है कि ये नंबर जो है ये 1 घंटा 10 मिनट हो चुका है, तो मेरे पास 20 मिनट ही है और मुझे 15 क्वेश्चन फिजिक्स के अभी खत्म करने हैं, अगर मैं 1.5 घंटे पे मैथ्स में रीच करना चाहता हूँ। तो मैं अभी अपने टारगेट से पीछे चल रहा हूँ
तो मैं इस सिचुएशन में ये इमेजिन करूंगा कि यार इसे छोड़ते हैं, बाद में आएंगे इस पे, आगे तो आगे, नहीं आए तो नहीं आए, मतलब पूरी एनर्जी के साथ काम करेंगे कि आ सकें इस पे किसी तरीके से वापस। जनरली आते तो नहीं है, मतलब क्योंकि हमने इसी कॉन्शियस डिसीजन या टाइम देख के तो लिया होता है। क्यों नहीं आ पाते हम वापस? क्योंकि हमने जो छोड़ा होता है वो टाइम देख के ही छोड़ा होता है कि टाइम है नहीं भाई इसको लगाने पे। टाइम होता तो अगर आप सपोज 35 मिनट पे केमिस्ट्री भी कर चुके हो, फिजिक्स के 10 क्वेश्चन भी कर चुके हो, तो आप कितना भी टाइम लगा लोगे, कोई इसमें तो इशू है नहीं ना। ठीक है, तो मतलब ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये ट्रिक्स तुम्हें नहीं पता चलेंगी कभी कि एक मेरे लेवल का इंसान या मेरे जितने मार्क्स आ रहे थे, मैं कैसे एग्जाम के अंदर ये सोच रहा था कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। और ये चीज पक्का है कि इस टाइम को मैनेज आखिरी दिन मत करना प्लीज। इस टाइम के मैनेजमेंट की आदत खून में डालनी पड़ेगी आपको। आप अपनी घड़ी नहीं देख सकते बार बार, सब कौन सी चलती है घड़ी की, घड़ी कहाँ पे चल रही है, आर यू मूविंग अहेड विद टाइम और मूविंग बिहाइंड विद टाइम। आई डोंट नो, मैंने एक जो वीडियो रिकॉर्ड किया था कि जब मैंने जे एडवांस का पेपर लाइव सॉल्व किया था, तब आप नोटिस करना मैं टाइम को कैसे इमेजिन कर रहा हूं। मेरे दिमाग में ऑलरेडी कैलकुलेशन चल रही थी कि मेरा इतना टाइम हो गया, कितना टाइम बचा है और मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, मैं किसी उस मोड में नहीं जा रहा कि मेरे को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या मैं इस मोड में भी नहीं जा रहा कि मुझे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, कि मेरे पास टाइम नहीं है। दोनों मोड डेंजरस है ऑब्वियसली। तो यू हैव टू फिगर आउट वेयर यू लाई, सो फिगर इट आउट। मैं, हाँ, अगर मैं टाइम मेरे पास है मैं शायद अटेम्प्ट कर लेता ये चीज में, अगर मेरे को दिख जाती कि भाई ऑब्जेक्ट ऑफ वेलोसिटी की जो ये एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का वो 0 है, तो शायद मेरे को पता है कि 2 टर्म से एक ही टर्म बन जाता है या कुछ ऐसी कहानी होती है, तो मैं कर लेता। ठीक है, मे भी ये हो सकता है कि मैं एग्जाम में ये बात नहीं सोच पाता कि यार ये v² / u² को ऐसे लिखना है। अब तो मेरे को इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, तो मैं सोच ही लेता हूँ, बट वहां पे भी मेरे को v के लिए भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है, u के लिए भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और ये 3 डिफरेंशिएशन बन जाते हैं इसमें, विच अगेन इज अ एक्स्ट्रा वर्क फॉर मी टू डू। तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि इस चीज को मैं कैसे इमेजिन कर रहा हूँ, तो बस देख लो। मिनिमम टाइम कितना लग सकता है, बट स्टिल वो मिनिमम टाइम एक ज्यादा टाइम हो सकता है, वैसी कहानी। What is the lateral shift of a ray refracted through a parallel sided glass of thickness h in terms of angle of incidence and angle of refraction if the glass slab is placed in the air medium? कुछ लोगों को रिजल्ट याद है? कुछ लोगों को याद है रिजल्ट वाला? मुझे तो याद नहीं है, क्योंकि प्रिज्म वाले तक तो प्रिज्म वाले तो कर लिए होते हैं, ग्लास स्लैब वाले तो पुराने जमाने के रिजल्ट हो जाते हैं। ग्लास स्लैब वाला रिजल्ट को याद रखता नहीं है, तो वो वाली कहानी है। बट हाँ, मुझे ये पता है कि मेरे से कोई निकालने के लिए पूछेगा तो ऐसे निकाल लूंगा मैं। क्यों निकाल लूंगा ऐसे भाई साहब? शिफ्ट ही तो पूछ रहे हैं। शिफ्ट का मतलब कि ऐसे रे बनाऊंगा पहले, तो मैं खुश हो जाऊंगा बिल्कुल। ठीक है, और फिर इस रे को सीधा ले जाऊंगा, ये रहा मेरा शिफ्ट, ये रहा मेरा लेटरल शिफ्ट। ठीक है, ये मेरा लेटरल शिफ्ट है। और अगर आप नोटिस करोगे ना, तो ये एंगल हो गया, अगर ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, तो ये एंगल I - R हो गया। ठीक है, और अगर इस लेंथ को मैं एल बोल दूं एक सेकंड के लिए, जो मेरा शिफ्ट हो जाएगा वो हो जाएगा L sin I - R। डन। इतनी देर लगेगी मुझे सोचने में। L इंटू साइन ऑफ I - R, दैट इज माई शिफ्ट। ठीक है, अब मुझे सोचना है L कितना है, ये भी सोचने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मुझे ये वाली लाइन पता है, ये R है, और ये थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब के टर्म्स में जाने निकालते हैं T, और ये जो L है T बाई कॉस आर है, क्योंकि वो एडजेसेंट साइड है ना। ठीक है, L जो है वो T बाई कॉस आर है, तो T बाई कॉस आर इंटू साइन ऑफ I - R। अगर आपको रिजल्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको प्रूफ याद है तो प्रूफ वहां से बहुत अच्छी बात है। तो इवेंचुअली हमको ये बात समझ आ जाती है कि ये T इंटू साइन I - R अपन कॉस आर। टी कितना था? एच था ना सर यहाँ पे? हाँ एच है, ये तो ठीक है, तो एच हो जाएगा ये। तो ये वाली कहानी खत्म है, तो ये हो गया एच साइन I - R अपन कॉस आर। डन, मूविंग ऑन। At the interface between two materials having refractive index n1 n2, critical angle for reflection of EM wave is of light is θ1c. The N2 material is replaced by another material having refractive index N3 such that the critical angle of the interference between N1 and N3 is θ2c. ओके, तो जब N1 मटेरियल है तो साइन θ1c जो है वो N1 और N2 के लिए है, और N1 बड़ा है N2 बड़ा है, N1 N2 बड़ा है, तो N1 बाई N2 हो जाएगा साइन θ1c। इसमें दिमाग ये लगा रहा वेव कहां से कहां जा रही है, आपको पता है रेयर बाई डेंसर ही होना है क्रिटिकल एंगल के लिए। साइन θ2c में N2 को रिप्लेस कर दिया N3 से, और N3 और बड़ा है तो N1/N3 साइन θ2c आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब ये कह रहे हैं कि साइन θ2c माइनस साइन θ1c 1/2 है। ओके, विच इज N1/N2 माइनस N1/N3 जो है 1/2 है। तो ये θ1c की वैल्यू पूछ रहे हैं। ओके ओके, और ये बोल रखा है N2/N3 जो है वो 2/5 है। N2/N3 2/5 है, तो एक्चुअली आप इन दोनों का रेशियो ले सकते हो, है ना। N2/N3, क्योंकि इसे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन, यहां से आप ये चीज सोच सकते हो कि साइन θ1c
मतलब मैं ऐसे सोच रहा हूँ ना यार, मुझे तो साइन थीटा वन सी निकालना है, साइन थीटा टू सी को एलिमिनेट करना है। तो एन साइन थीटा टू सी अपॉन साइन थीटा टू सी, ये जो है, ये जो क्रिटिकल क्रिटिकल एंगल है, एन वन कैंसिल हो जाएगा, एन थ्री ऊपर आ जाएगा, एन टू नीचे आ जाएगा, और ये 5/2 है। विच मीन्स कि जो साइन थीटा टू सी जो होगा, क्योंकि इवेंचुअली आई वांट टू गेट रिड ऑफ दैट, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/5 साइन थीटा वन सी। सी के बाद ये बात भी सही है। अब मुझे ये करने की जरूरत नहीं थी, फालतू में लिखा मैंने, क्योंकि मेरे को तो अब सीधे थीटा वन सी पता चल जाएगा, क्योंकि साइन थीटा टू सी और साइन थीटा वन सी में रिजल्ट आ गया, तो साइन थीटा टू सी को साइन थीटा वन सी के टर्म्स में लिख लूंगा। सो साइन थीटा टू सी 2/5 इंटू साइन थीटा वन सी माइनस साइन थीटा वन सी कितना हो जाएगा, -3/5 हो जाएगा डायरेक्टली। इतना तो मैं कैलकुलेशन दिमाग में कर सकता हूँ। 2/5 -1 -3/5 इज इक्वल टू 1/2। ओहो, अब मैं चेक करूंगा गलती तो नहीं हुई कहीं, क्योंकि ये माइनस आ गया, कुछ अजीब सी कहानी हो रही है। ये तो प्लस आना चाहिए था। एक्चुअली में इंटरेस्टिंग बात है, इस क्वेश्चन में गलती है। एंड देन साइन थीटा वन सी की जो वैल्यू है वो -5/6 हो गई। अब इंटरेस्टिंग बात है, ऑप्शन में भी साइन थीटा इक्वल टू -5 बाई थीटा वन सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स -5/6 है। हाउएवर इट डज नॉट मेक सेंस। अबे हम फंस जाते हैं, इट डज नॉट मेक सेंस। ऑप्शन मैच भी कर रहा है, बट देन ऑल्सो डज नॉट मेक सेंस टू मार्क दैट ऑप्शन, क्योंकि दिख रहा है क्वेश्चन गलत है, बट आपको मार्क करना है। क्यों नहीं मार्क करना, पागल हो क्या? क्वेश्चन गलत है, सपोजिटली मान लेते हैं क्वेश्चन गलत है, ये वाली बात एक सोच लेते हैं। अगर जेई मेन में आप जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो और क्वेश्चन आपको गलत दिखाई देता है, तो उसका क्या मतलब है? आपको मार्क करना है उसे। आपको नहीं पता उसका मतलब है कि बोनस है या नहीं है, उसका मतलब है आपको मार्क जरूर करना है उसका आंसर, क्योंकि देयर इज अ चांस कि वो क्वेश्चन गलत ना हो। मतलब अगर आपका कुछ आ रहा है, रिलेटिवली कुछ ऐसा आ रहा है जो मतलब ऑप्शंस के आसपास है या कुछ भी है, इवन तो आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में एक बहुत ही जेन्युइन मिस्टेक है एग्जामिनर की, कि ये क्वेश्चन ठीक नहीं हो सकता, आपको ये दिखाई दे रहा है, मुझे दिख रहा है कि ठीक नहीं हो सकता, बट इवन देन इस क्वेश्चन में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बोनस नहीं हुआ था। ये जब -5/6 आया, कुछ इमेजिनरी एंगल वाली स्टोरी में चले गए, कोई मतलब ही नहीं है। जय ने तो एक्सप्लेनेशन दिया, हम टीचर चले गए अपने आपस में कि ये कुछ एसी वाली थ्योरी होगी। बट एट द एंड ऑफ द डे, दैट इज व्हाट यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड, examiner is not supposed to be 100% right. You will assume it to be him to be 100% right if the examiner says something else. But अब ये आंसर, उसने सब कुछ करके ये आंसर निकाला है, उसने माइनस वाला ऑप्शन भी दे रखा है, ठीक है मार्क करो। क्यों दिमाग लगा रहे हो अपना कि -5/6 में क्या मतलब है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है क्रिटिकल एंगल का। ठीक है, मैं समझा भी सकता हूँ, कोई रेलेवेंस ही नहीं उसकी। ठीक है, आगे चल। क्वेश्चन नंबर 22, इन द डायग्राम गिवन बिलो देयर आर 3 लेंसेज फाउंड। बिल्कुल 3 लेंस, ओहो, वाटर, ग्लास और नीचे एक और वाटर वाला लेंस, बहुत अच्छी बात है। कंसिडरिंग नेग्लिजिबल थिकनेस, ठीक है भाई, हमें तो 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 करना है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अपर एंड वाटर सरफेस ऑफ द ग्लास दे रखा है R1 R2 है, और द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज व्हाट, आपको पता है, सबका सम करना है। 1/f1 अगर आप निकालोगे, वाटर वाला जो लेंस है, तो सब एयर में ही निकालोगे, 4/3 -1 इंटू 1/0 माइनस माइनस 1/r1, ये R1 है R2 R1 है ये तो। ठीक है, अब आप कुछ लोगों को फीलिंग आ रही है मॉड R1 लिखने की, अरे देखो एग्जामिनर बेचारा मजबूर है, इसको मॉड R1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव में लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अब तो R1 आपको पता है, आपको R1 मान के चलो, R1 आपका मैग्नीट्यूड है, पूरा मॉड लिखने की जरूरत नहीं, आपको कई बार आएगा क्वेश्चन, ऐसे कर लो मैनेज। 1/f2 ग्लास वाले के लिए 3/2 -1 1/2 इंटू, यहां पे जब जाओगे तो -1/r1 आएगा पहले वाले में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/r2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 1/f3 नीचे वाले में जाओगे तो इस वाले में पहला वाला ये R2 रेडियस है, ये R1 रेडियस है, और ये R2 रेडियस है, तो ये वाला जो R2 रेडियस है वो हो जाएगा 4/3 -1 विच इज 1/3 इंटू 1/-R+1। ठीक है, कॉनकेव लेंस भी है, नेगेटिव आ रही है फोकल लेंथ, कोई पंगा नहीं है। अगर हम ओवरऑल पावर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली 1/f1 + 1/f2 + 1/f3, ओवरऑल 1/f है, विच इज 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। इनको जब आप ऐड करोगे तो R1 वाले में क्या है, 1/3 R1, और यहां से -1/2 R1, विच इज -1/6 R1। ये याद रखो, कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सी, 1/2 -1/3 इज 1/6, हाफ -1/3 इज 1/6, हाफ प्लस 1/3 इज 5/6, हाँ 5/6,
ऐसे कुछ ये कैलकुलेशन याद रखने लायक नहीं होती है, कई बार यूज होती है। 1/2 -1/3 तो पक्का से 1/6 वाली कैलकुलेशन बहुत बार आपके सामने आएगी। उसके बाद क्या कहते हैं, R2 वाले टर्म 1/2 R2 और -1/3 RT, R2 1/6 R2 प्लस में। तो यहां पे अगर आ गया 1/6 को कॉमन लेते हो, 1/6 को अगर कॉमन लेते हो तो पावर जो हो जाएगी 1/R1, सॉरी 1/R2 -1/R1 हो जाएगी। तो 1/R1, R1 पहले रुक जाओ, तो ये माइनस बाहर निकाल लो और ये माइनस ऐसे कर लो, ठीक है। 1/R1 -1/R2 1/6 -1/6 ये आ गया आपका फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। सिंपल है ना। ये कैलकुलेशन है, इसको अब क्या, कहाँ पे आप ज्यादा लिख रहे हो कहाँ कम लिख रहे हो वो फिगर आउट करो। क्या चीजें दिमाग में कर सकते हो, क्या चीजें दिमाग में नहीं करनी है वो फिगर आउट करो। ये सब चीजें सोचो यार, आप गलत चीजों पे फोकस कर रहे हो। हाँ मतलब अगेन सॉरी, अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता तो आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा, फॉर्मुला ही नहीं आता तो आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। बट कुछ लोग बहुत मुश्किल क्वेश्चनों पे या मुश्किल कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं, वो गलत है। दैट इज ऑफ नो यूज। ग्रेट, लेट अस मूव ऑन। Given a thin convex lens of radius of curvature mu2, refractive index mu2, kept in liquid or refracting having radii of R1 and R2, okay. Second surface is silver polished, R2 वाली. Where should an object be placed so that it is real inverted the same place? तो यहाँ पे तो भाई U तो आपको समझ आ गया कि 2 mod FM है, ठीक है, इसमें तो कोई दिमाग लगाने वाली बात है नहीं, ठीक है। अगेन फोकल लेंथ की अगर मैं बात करूंगा, तो अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है, दिमाग में बिल्कुल फास्ट चलना है यार। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू -1 है ना, सॉरी केप्ट इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, तो म्यू2/म्यू1 -2 × म्यू2/म्यू1 -1 × 1/R1 + 1/R2। वो माइनस माइनस हो जाता है ना, तो वैसे कुछ कहानी है। +2/FM कॉनकेव मिरर -2/R2 -1/1/-R2/2 ऐसे कुछ सिंपल। और मुझे करना है 2FM। हम ऑप्शन देख के तो बिल्कुल मन कर रहा है इसको नहीं अटेम्प्ट करने का, बट आपको समझ आना चाहिए एक्चुअली क्वेश्चन खत्म हो चुका है, FM 1/FM की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो बस अब कैलकुलेशन वाली बात है, अब कैलकुलेशन से डर गए तो मर गए, तो वो ध्यान से समझना है हमें। मतलब अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कैलकुलेशन, ठीक है। इसको करेंगे माइनस, देखो कॉनकेव मिरर, माइनस को बाहर निकाल लो, फाड़ में जाएगी माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस आ गया, खुश हो जाओ। अब देखो एलसीएम लेना पड़ेगा, या फिर पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 म्यू 2, इसमें कैसे ऐसे मल्टीप्लाइड है ना, तो मल्टीप्लाई कर लो, म्यू 2 -म्यू 1 × R1 + R2, और डिनोमिनेटर में म्यू 1 R1 R2 आ गया, +2/R2 ऐसे आ गया, ओके। दैट इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे, 2 को कॉमन ले लो, म्यू 2 - म्यू 1 ही तो कर लूंगा मैं, म्यू 2 R1 + म्यू 2 R2 -म्यू 1 R1 -म्यू 1 R2, ठीक है। और R2 तो आ ही जाएगा नीचे, वो तो कोई पंगा है ही नहीं। इसमें +2 म्यू 1 R1 या ये टर्म, ये प्लस हो गया, ठीक है, ऐसे टर्म आ गया। ये मेरा 1/FM है, और मॉड FM मान लेते हैं, कोई बात नहीं। मुझे 2 mod FM देखना है, तो 2 mod FM में इसका रेसिप्रोकल लूंगा, म्यू 1 R1 R2 अपॉन में, ऑप्शंस क्या क्या है, म्यू 2 R1, एक सेकंड, ज्यादा नहीं, रुक जा, अच्छा गलती मैंने कर दी, 2 तो मैंने बाहर निकाल दिया, ये वाला, ये टर्म पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, बढ़िया है, 1 हो जाएगा ना जब मैं बाहर 2 निकाल लूंगा तो। म्यू 1 R1 R2, और अगेन यहाँ पे जब हम देखेंगे तो म्यू 2 R1 -म्यू 1 + म्यू 2 R2, तो म्यू 2 के साथ अगर देखोगे तो R1 + R2 आ जाएगा, -म्यू 1 R2, और ट्वाइस 2 भी जो है कैंसिल हो जाएगा, जो 2 आएगा डिनोमिनेटर में, 2 ऊपर से कैंसिल होके आ जाएगा। अब देखना है ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, म्यू 1 R1 R2 ये गलत है, ये दोनों म्यू 1 R1 R2 तो इन तीनों में ही है। डिनोमिनेटर का है म्यू 2 R1 + R2, म्यू 2 R1 + R2 ये गलत हो गया, और म्यू 1 R2 ये तो सेम, ये गलत हो गया, तो ये ऑप्शन ठीक हो गया हमारा। तो अगेन मतलब थोड़ा अगेन कैलकुलेशन वाइज मैं नहीं बोलूंगा कि आसान है, बट हाँ दिस इज हाउ वी विल बी मैनेजिंग दिस कैलकुलेशन। इसको थोड़ा जल्दी करना है, दिमाग में कर लेना है, बहुत कुछ चीजें प्रैक्टिस करनी है। अब आप एक एग्जाम में के लिए आप प्रैक्टिस करोगे ही नहीं से, आप इस कैलकुलेशन को करोगे ही नहीं खुद से, मुझे पूरा भरोसा है एग्जाम में भी, आप जब खुद भी टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो तो छोड़ दोगे,
कि एग्जाम में कर लेंगे, वो वही तो सबसे बड़ी गलती हो रही है। इन सब चीजों को अगर सीख लोगे तो पेपर्स में फोड़ दोगे। मतलब बड़ा ऐसा लगेगा तुम्हें जैसे मुझे लगता था कि भाई जो कंप्यूटर साइंस में ऑल इंडिया रैंक 1 2 1 था मेरे साथ, ऑल इंडिया रैंक 3 था, कशिश वॉज ऑल इंडिया रैंक 4, ऑल इंडिया रैंक 4, ऑल इंडिया रैंक 8, ऑल इंडिया रैंक 10, नहीं ऑल इंडिया 8 के बाद मैं था, और फिर ऑल इंडिया रैंक 21 28 30। मतलब ये सब लोग मेरे साथ में बैठे थे और मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कभी स्टार्टिंग में तो कि डू आई डिजर्व टू बी अमंग्स दीज पीपल। ऐसा लगता था कि भाई ये मेरे को ऐसे। इंटरेस्टिंग बात है, एक साल बाद पता चला सभी ये सोच रहे थे। Everybody was going, everybody, for everybody it was going through their minds. Everybody was thinking that do I deserve to be among these people, and everybody was putting a lot of effort, even after going to IIT, because they always felt that I have to create a place for myself among these people. But सभी लोगों के दिमाग में ऐसा चल रहा था। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत ज्यादा सुपर इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, बट you can reach to a point where you can feel कि I am getting more than what I deserved, or you can reach to a point where you feel that I am getting less than what I deserve. And the point is not in your knowledge. What you deserve तो तुमने अपनी नॉलेज के हिसाब से फिक्स किया ना। पॉइंट इज कैलकुलेशंस, पॉइंट इज डूइंग दैट क्वेश्चन इन एन एग्जाम। ये इंपॉर्टेंट बात है। इस बात को समझ के करोगे तो क्यों नहीं होगा। आखिरी क्वेश्चन जनवरी वाली शिफ्ट का, a long glass tube of mixture of two liquids refractive index 1.3 and 1.4 forms a convex meniscus towards A is 1.3, तो बहुत अच्छी बात है। If an object is placed at 30 सेंटीमीटर from the vertex of the meniscus in A, एक ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा है 13 सेंटीमीटर पे, ठीक है, फॉर्म्स एन इमेज विद मैग्निफिकेशन -2, देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मेनिस्कस इज। अब अगेन ये जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है ये बहुत रेयरली यूज होता था, तो बहुत लोगों को मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला नहीं याद होता, विच इज एन एक्सेप्टेबल बात। बट हाँ, मतलब जिन लोगों को याद है वही सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है, -2, और -2 में v बाई यू, v हमें निकालना है, u -13 है, और μ1/μ2 विच इज 1.3 बाई 1.4, क्योंकि μ1 बाई μ2, μ1 ये वाला है, μ2 वो वाला बाद वाला है, ठीक है। तो वहां से आप देखोगे तो ये बड़ा सिंपल सी बात है, ये 10 हो गया, 14 28, v जो है वो आ गया -28। ग्रेट, ठीक है। अब अगर फॉर्मूले में हमें निकालना क्या, क्वेश्चन में निकालना रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मेनिस्कस इज, भाई ये निकलेगा रेडियस कर्वेचर, यहां से निकलेगा इक्वेशन से, μ2/v 1.4/28 -28 माइनस μ1/u 1.3 बाई -13 इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.1/r। और ये जो कैलकुलेशन है बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये प्लस हो गया 1/10 है, और 1.4/28 जो है वो अगेन -1/20 है, +1/10 है, तो 2/20 इज -1/20 इज इक्वल टू 0.1/r। तो r की वैल्यू जो है वो आ गई -2, ठीक है। और -2 आई तो -2 में ऑप्शन है कोई हमारे पास, -2 में ऑप्शन है नहीं। और v में अगर हम लोग नोटिस करते हैं तो v में हम कुछ गलती कर रहे हैं, हाँ गलती कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाना चाहिए, प्लस हो जाना चाहिए था, तो ये +28 होता, ये प्लस होता 1/20 + 1/3, ये 3/20 हो जाता प्लस में, +3/20 की वैल्यू आ जाती, 10 कैंसिल हो जाता, तो r की वैल्यू 2/3 आ जाती, r की वैल्यू 2/3 आती। तो यहां से लकीली बच गए कि ऑप्शन में गलती निकाल दी, वरना तो आंसर गलत ही आ जाता मेरा। ऑप्शन नहीं था जो मेरा आंसर आया, पर r की वैल्यू 2/3 सेंटीमीटर आ रही है मैथ करके, ठीक है। अगेन वो तो चलो मेरे को सुनने में आ गया कि भाई मेरा प्लस में माइनस में गलती है, बट नहीं पता चलता, एग्जाम में छूट जाता है, क्वेश्चन हो जाता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं भी अपने पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन गड़बड़ करके आया था ना, हो सकता है मेरी 15 से रैंक डबल हो जाती, 7 हो जाती एक्चुअली में, मतलब डबल इन द टर्म्स ऑफ की, मतलब इंप्रूवमेंट के टर्म्स में डबल ही बोलेंगे ना, मतलब हाफ हो जाती मेरी रैंक, मतलब ऐसे अच्छा ही लग रहा, डबल डबल डबल, ज्यादा ज्यादा माल, ठीक है वाली फीलिंग है, बट हाँ डबल हो जाती रैंक उन 2 क्वेश्चनों से, तो वो ठीक है, मतलब यार दैट इज ओके। इससे ना मतलब इस बात की टेंशन लोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बेसिक हमारा जनवरी वाले जो 24 क्वेश्चंस थे इनका सोल्यूशन हो गया। अब थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के अप्रैल वाली शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े कम थे अप्रैल वाली शिफ्ट में, जैसे जनवरी वाली शिफ्ट में 24 क्वेश्चंस थे आउट ऑफ ऑल द शिफ्ट। अप्रैल वाली शिफ्ट में शिफ्ट भी एक कम थी वैसे तो, ठीक है, आई थिंक 9 शिफ्ट ही थी ना,
तो इवेंचुअली बस हाँ, इसमें थोड़े क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टिपिकल थे अप्रैल वाली शिफ्ट में, बट अगेन दैट्स ओके। मतलब आप बार बार ना हर चीज में एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं हम लोग। वी वांट टू सी अ पैटर्न, कैसे ये हो रहा है। मतलब हमें बहुत अच्छा लगता है हमने पैटर्न फिगर आउट कर लिया, बट आई डोंट थिंक वो मैटर करता है। हमें तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजों करनी है अच्छे से। अगर हम बेसिक चीजों को अच्छे से कर लेंगे सब ठीक हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ लेंस 12 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। मतलब इस क्वेश्चन को करें क्या? फॉर्मूला लेंस मेकर इक्वेशन का तो बेसिक फॉर्मूला है, 1/f दे रखा है, 1/12। थिन कॉन्वेक्स लेंस है, म्यू माइनस म्यू तो निकालना ही है। 1/r1 1/10 हो जाएगा, माइनस 1/r2 की जगह वो प्लस ही होता है 1/15। अगर कॉन्वेक्स है तो आप बाय डिफॉल्ट ही मान रहे हो कि दूसरी सरफेस भी कॉन्वेक्स ही है। उस साइड पे तो नेक कॉनकेव साइड पे हिट कर रहे हो आप, इसलिए माइनस माइनस प्लस। मतलब ये तो रट्टा बसा वही होता है। तो 1/12 इज इक्वल टू 30 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 5 आ जाएगा, 5/30 है, 5/30 हो जाएगा। सही है, बहुत ही सिंपल हो गया। म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू, और ये 1/6 हो गया है ना, 1/6, ये 2 हो गया। तो म्यू माइनस 1 हाफ हो गया, म्यू की वैल्यू 1.5 हो गई, और क्या चाहिए? डन आंसर। लेट अस मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। रे ऑफ लाइट suffers minimum deviation when incident on the prism having angle of prism equal to 60 degrees। एक रे ऑफ लाइट है भाई, वो मिनिमम डिविएशन सफर करती है जब इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म हैविंग एंगल 60। अच्छा ठीक है, एंगल प्रिज्म दे रखा है और रे ऑफ लाइट मिनिमम डिविएशन सफर करती है। तो रिफ्रैक्टिव प्रिज्म इज √2, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज व्हाट? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? देखो, जब ये बात, इस क्वेश्चन को करने की जो फीलिंग है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ ले सडनली, कुछ ऐसी चीज पूछ ली जो हमें एकदम से ऑब्वियस नहीं लग रही है। हमें ये रिजल्ट तो पता है कि म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डी मिन बाई 2 अपॉन साइन ऑफ a/2, ये तो हमने रटा हुआ है। तो यहां से रटे हुए में आप देखोगे तो हमें म्यू पता है, ए पता है, तो डी मिन तो निकल ही जाएगा, डी मिनिमम डिविएशन मिनिमम। ठीक है, तो एक्चुअली में म्यू कितना है? √2 साइन ए प्लस डी मिनिमम बाई 2, ए प्लस डी मिनिमम बाई 2 60 प्लस डी मिनिमम बाई 2 अपॉन में साइन ऑफ a/2। a/2 कितना है? साइन 30 डिग्री। ये 1/√2 हो गया। तो 60 प्लस डी मिनिमम बाई 2 जो है वो 45 डिग्री आ गया, विच टेल्स मी कि डी मिनिमम जो है, मिनिमम डिविएशन जो है वो 30 डिग्री आ गया। ये बेसिक बात है। अब आप कहोगे डी मिनिमम डिविएशन 30 डिग्री आ गया, इसका क्या करें? अब एंगल ऑफ इंसिडेंस की अगर हम बात करते हैं प्रिज्म में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल, ये a/2 है, ये a/2 में पता है, ये म्यू हमें पता है, तो क्वेश्चन एंगल ऑफ इंसिडेंस का पता चल जाएगा ना हमें। साइन आई इज इक्वल टू म्यू विच इज √2 साइन a/2 विच इज 30 डिग्री। वैसे तो हम इतना सब करने की जरूरत भी नहीं थी, हमें डी मिनिमम भी निकालने की जरूरत नहीं थी, हम तो सीधे ऐसे कर लेते, साइन आई इज इक्वल टू √2 साइन 30 डिग्री, क्वेश्चन तो खत्म ही था। यहाँ से आई की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस डिग्री 45 डिग्री, जवाब आ गया, खत्म बात। एक्चुअली ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, फालतू में किया मैंने सब ऐसे, क्योंकि एक चीज पता थी मैंने उसे यूज कर लिया। बट हाँ, होता है कि एक बार एक्स्ट्रा एफर्ट लगा देते हो, ठीक है कोई बात नहीं, लगा दिया आगे चलो भाई। इसके बारे में अपने दिमाग से मैंने क्यों कर दिया ऐसा काम, मैं पागल हूं, मैं ऐसा हूँ। हो तो हुई, तुम पागल ही, तुम बाई डिफॉल्ट मान के चलो ना, इसमें चेंज क्या है? ठीक है, आगे चलते हैं। A slanted object AB is placed on one side of the convex lens as shown in the diagram. Image is on the opposite angle made by the image with the principal axis. What? It's a fairly complicated question. ये तुमसे ना हो पा रहा। ठीक है, क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आप इमेज देखना चाहते हो इसकी, तो आपको इस ए पॉइंट और बी पॉइंट की इमेज देखनी पड़ेगी, और उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि वो जो रे है वो किस तरीके से बन रही है इमेज की, और वहां से इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, इमेज ऑफ अ पॉइंट वाली कहानी आ जाती है। एंड दैट टू, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 29 सेंटीमीटर हो गया। बट जैसे ये 29 में समझ आता है मुझे, ये तो दिख जाता है कि इस 29 का तो मेरे को कतई यूज नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला इस 29 का यूज? क्योंकि मैं 29 डाल के तो कैलकुलेशन नहीं कर सकता, मैं तो करूंगा नहीं, छोड़ दूंगा, मैं कहता मैं नहीं कर रहा, भाड़ में जाओ। तो एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मुझे इस बात में हेल्प कर सकता है कि मेरे को, अब देखो जो इमेज है, मान लेते हैं इमेज इसकी कुछ इस तरीके से बन रही है, या इस तरीके से बन रही है, जैसे भी है। मुझे ये हाइट देखनी है h', एंड मुझे ये लेंथ देखनी है, और ये मेरा बीटा पता चल जाएगा, टैन बीटा मुझे पता चल जाएगा कितना है। टैन बीटा जो हो जाएगा, ये डेल्टा वी है अपॉन h' विच विल बी mh। डन। अब डेल्टा वी कैसे निकाल सकता हूं? बट ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है।
आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा डेल्टा वी बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई यू स्क्वायर, विच वुड बेसिकली इंप्लाई कि जो डेल्टा वी है वो वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू डेल्टा यू हो जाएगा। डेल्टा यू हमें पता है, यहाँ पे यू में चेंज 1 सेंटीमीटर का है, तो हम देखना चाहते हैं वी में कितना चेंज होगा, ये हम फिगर आउट करना चाह रहे हैं। और वी बाई यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। वी बाई यू की वैल्यू कैसे निकलेगी? वी बाई यू की वैल्यू से निकलेगी 1/v माइनस 1/1/f होता है, तो वी की वैल्यू से हम पता है यू एफ बाई अपॉन यू माइनस एफ, यू प्लस एफ हो जाती है। यू कितना है? -30। एफ कितना है? +20। और -30 + 20 -20 विच इज -60, माइनस ही +60। बहुत अच्छी बात है। यू वी जो है +60 है, तो ये v बाई यू कितना हो गया? 60/30 का स्क्वायर, एंड दैट इज इंटू डेल्टा यू 1 सेंटीमीटर विच इज 4 सेंटीमीटर। तो आपको एक तो ये समझ आ गया कि ये वाली जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर है। एच डैश की बात करोगे तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर है, तो मैग्निफिकेशन कितना है? मैग्निफिकेशन v बाई यू होता है ना, -2 हो गया। तो माइनस तो हम नीचे ले गए, तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं है मुझे। डेल्टा वी जो है वो 4 सेंटीमीटर आ गया, मैग्निफिकेशन 2 है, और एच कितना था मेरा? 2 सेंटीमीटर, तो ये 1 आ जाएगा। और tan बीटा 1 आ गया 45 डिग्री। ओ हो, ये पंगा हो गया। 45 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, -45 +40 दोनों है। एंगल मेड बाय द इमेज विद द प्रिंसिपल एक्सिस इज व्हाट? ओके, तो बेसिकली अगेन ये तो मुझे समझ आ ही रहा था। एक चीज तो देखो, मतलब अगेन मैं सोचूं 30 पे जो इमेज बनेगी, जो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट की इमेज कहां बनेगी? ए पॉइंट की इमेज 60 पे बनेगी ऑब्वियसली। मैं इसे और फोकस के पास लेके जाऊंगा, इमेज और दूर जाएगी, तो वो कुछ इधर बनेगी इमेज, ऐसी बनने वाली है ना। ठीक है, ये वाली चीज में ये वाली चीज 4 आई थी, और ये वाली चीज भी जो भी आई थी, तो अगेन दैट इज ओके। तो यस, ये मेरे को ये एंगल दिख जाएगा 45 डिग्री। और अगेन अगर ये अल्फा एंगल ऊपर की तरफ पॉजिटिव बोला हुआ है इन्होंने, तो वो नीचे की तरफ माइनस बोल सकते हैं। तो दैट इज ओके, -45 डिग्री में यहाँ पे आंसर दे दूंगा। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है। एक नई बात जो है वो डेल्टा वी वाली बात हो सकती है कि कितना होगा। ये शॉर्ट डिस्टेंस अप्रोक्सीमेशन भी कहीं हमने करा हो सकता है पहले कभी, तो वहां से आपने किया होगा। बट हाँ, दिस इज हाउ दिस विल बी डन। कि बहुत बार क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस कर देते हैं एक्सिस के लॉन्ग, छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है, उसकी इमेज की लेंथ पूछ लेते हैं, तो उसमें एक शॉर्ट डिस्टेंस अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो कि वो डीवी बाई डी टी में वो डीवी को डेल्टा वी मान लेते हो, तो दैट इज द इमेज ऑफ इमेज साइज कहीं ना कहीं, दैट इज द सिचुएशन। आगे चलते हैं। अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर हैविंग सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर एट द सेम डिस्टेंस। टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर है और एक कॉनकेव मिरर है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू -r/2, मैं जज कर रहा हूं, एट द सेम रेडियो के 12 सेंटीमीटर, 12 अच्छा 6, और इसकी फोकल लेंथ -6, एट द सेम डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर के यू पे है, ये भी 18 सेंटीमीटर के यू पे है। द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज फाउंड बाय द कॉन्वेक्स। तो रेशियो जो होगा कॉन्वेक्स मिरर बाई कॉनकेव मिरर वाला, जो रेशियो होगा वो m2/m1 हो जाएगा। ये आपको समझ आना चाहिए। बेसिकली आप I2/I1 निकाल रहे हो ना, दिस इज I2/O अपॉन I1/O, तो बेसिकली मैग्निफिकेशन का रेशियो देखना है कितने कितने टाइम्स हो गए। और M1 और M2 की अगर मैं बात करूंगा, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम है, तो ये बेसिकली V2/U2 और अगेन V1/U1 इस तरीके से आ जाएगा। और उसके साइजेस का रेशियो निकालना है, तो पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, तो कोई फर्क तो इतना पड़ नहीं रहा साइन का, तो यू भी सेम ही है, तो कैंसिल ही हो गया। V2 और V1 का रेशियो देखना है हमें एसेंशियली। V1 की वैल्यू अगर मैं देखता हूं, जब फोकल लेंथ 6 है और U -18 है, तो -18 UF अपॉन U माइनस एफ होता है ना, -18 इंटू फोकल लेंथ इज 6 अपॉन U माइनस एफ इज -24। अब एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, कैंसिल हो जाएगा, रेशियो लेना है। यही मैं एक जो रूल बता रहा था कैलकुलेशन में, वही होता है कि एक्चुअल वैल्यू बहुत बार निकालने की जरूरत नहीं होती, कैंसिल ही होता है। V2 की बात करेंगे तो -18 इंटू 6, -6 अपॉन -12। अब जब आप ये रेशियो लोगे, अब आपको V2/V1 का रेशियो लेना है, तो ये ऊपर होगा वो नीचे होगा, तो ये टर्म्स तो कैंसिल ही हो जाएंगे मैग्नीट्यूड वाइज। एसेंशियली 1/24 और 1/12 का रेशियो है। V2/V1 करना है तो 1/12 ऊपर है और 1/24 नीचे है, तो ये 2 आ जाएगा, और 2 ऑप्शन है, हम वो मार्क कर देंगे। ठीक है,
तो ये बेसिक तरीका हो गया हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मतलब अगेन ऐसे मैं मोनोलॉग में चल रहा हूँ, सॉरी, बट द आइडिया इज कि कैलकुलेशंस है यार, ये फिगर आउट आपको करना है कि भाई आपको क्या इसमें नहीं समझ आया इसे सॉल्व करते समय। ठीक है, तो दैट इज द सिचुएशन। रेशियो ऑफ इमेजेस फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर बाय कॉनकेव मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर बाय कॉनकेव मिरर है। अच्छा, तो मैंने कुछ गलती करी है यहाँ पे, हाँ, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर बाय कॉनकेव मिरर है ना, मैंने तो निकाल लिया M2, ये मैंने कॉन्वेक्स कॉनकेव वाले को V2 लिया ना मैंने। कॉन्वेक्स बाय कॉनकेव है, कॉन्वेक्स, सॉरी, कॉनकेव वाले को V2 लिया ना, हमें को उल्टा करना पड़ेगा, है ना, मुझे इसको M1/M2 करना पड़ेगा यहाँ पे। और मैं जो भी सब कर रहा हूँ तो उसमें बस वो V1/V2 हो जाएगा, और आंसर जो हो जाएगा 1/24/1/12 हो जाएगा, एंड दैट वुड बी हाफ। यस, इसमें गलती है मेरी। ठीक है, आई थिंक दैट इज ओके। ऑप्शन चलते हैं आगे, बहुत अगली क्वेश्चन में देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 1/2 इज प्रोड्यूस्ड। ओके, टू ऑब्टेन एन इमेज विद मैग्निफिकेशन 1/3 द ऑब्जेक्ट हैज टू बी मूव्ड हाउ मच। ठीक है, अगेन जो मैग्निफिकेशन है, अगेन अभी जो दे रखा है -V/U मैग्निफिकेशन होती है मिरर में, ये 1/2 दे रखी है, और यहाँ पे मेरे को V की वैल्यू पता चल जाएगी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस था, 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। तो V की जो वैल्यू है वो U/2 है, और -U/2 है, एंड दैट वुड बी माइनस ऑफ 40/2 विच इज essentially +20। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो वी अज्यूम दैट टू बी अ कॉन कॉन्वेक्स मिरर होगा ना जनरली। तो कॉनकेव भी हो सकता है अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला केस कंसिडर करें, बट एक्चुअली में आप रियलाइज करोगे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो ऑप्शंस हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, आंसर भी दोनों में सेम आता है। क्योंकि कॉनकेव मिरर में भी आप कंसिडर करो तो एक्जैक्टली सब कुछ उल्टा वैसे ही घूम जाएगा कि वो कॉनकेव मिरर में भी सेम रिजल्ट आ जाएगा, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला केस भी लोगे तो। दूसरी बात कह रहे हैं कि अगर इमेज की ऑब्टेन मैग्निफिकेशन करनी है 1/3 की मैग्निफिकेशन अगर ऑब्टेन करनी है, तो वो -V/U 1/3 चाहिए, विच इज F अपॉन माइनस ऑफ F अपॉन U माइनस F 1/3 चाहिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछना चाह रहे हैं एसेंशियली हमसे। F की वैल्यू अगेन क्वेश्चन में नहीं दे रखी थी, बट हमने V और U निकाल लिए, तो F की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U होता है, और 1/V कितना है यहाँ पे, 1/20 प्लस 1/-40, दैट इज 2/40 माइनस दिस, तो 1/40 आ गया ये। तो आपको F पता चल गया 40 सेंटीमीटर है, तो F 40 है। तो ये जो वैल्यू है हम यहाँ पे -F इज -40 डिवाइडेड बाय U माइनस F। U कितना है हमारे पास, U जो है हमने अभी निकालना है हमें, F जो है वो 40, तो दिस इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे -120 इज इक्वल टू U -40, तो U की वैल्यू हमें पता चल जाएगी -80 सेंटीमीटर। और जब मुझे U की वैल्यू -80 सेंटीमीटर -40 पे था, तो मुझे इसे मूव करना पड़ेगा 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। मूव कितना करना पड़ेगा, ये 80 सेंटीमीटर आया है अवे फ्रॉम द मिरर, बट हमें मूव जो करना पड़ेगा, कि ऑब्जेक्ट टू बी मूव्ड है ना, कितना मूव करना पड़ा है, तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर जवाब आ जाएगा। 40 से 80 पे गए आप तो। ठीक है, अ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, थोड़े से हैवी लग रहे हैं क्वेश्चंस, बट ठीक है, अब जो भी है उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, सबके लिए हैवी थे ना। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज मैग्नीफाइड बाय 1/3 इज 30 सेंटीमीटर। ओके, अगेन वैसी से एक प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज x/4। तो देखो अब अगेन एक चीज मुझे समझ आ रही है, मैग्निफिकेशन -1/3 है, मिरर यूज कर रहा है -V/U, तो यहां से हमें V इज इक्वल टू, सॉरी, 3V इज इक्वल टू U पता चल गया, सेम साइड पे है दोनों, विच मीन्स, और अगेन 1/3 छोटा है तो इमेज पास है, तो मिरर कहीं हमारे पास यहाँ पे है, ये आप समझ सकते हो कि ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर है। और ये जो डिस्टेंस है, अगर ये वाला जो डिस्टेंस है वो सपोजिटली V है, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो U है, तो U की वैल्यू 3V है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 है, तो वो मुझे को पता चल जाता है 2V इज इक्वल टू 30। एक्चुअली में 2V का मॉड डालना चाहिए, बट इट डजंट रियली मैटर, V की वैल्यू मुझे पता चल गई 15 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, V जो है ये हो गया, U जो है वो कितना हो गया
45 सेंटीमीटर। और अगर मैं फोकल लेंथ देखता हूं तो मिरर में तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, और इसमें माइनस भी हो सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/15 प्लस 1/45, एंड दैट वुड बी 45, 4/45, तो 4/45 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ये कैलकुलेशन भी देखो मैं कैसे करता हूँ, 45 नीचे, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3 और 45 नीचे, 45 कॉमन आ गया, 3 ऐसे ऊपर आ गया, 3 + 1 4 हो गया। तो यहाँ से फोकल लेंथ 45/4 हो गई, फोकल लेंथ जो है 45/4 हो गई। इसको क्या डाल रहे हैं, x/4, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू कितनी आ गई, 45। इस क्वेश्चन का आंसर हमें पता चल गया। तो खुद से अगर आपने सॉल्व किया तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सॉल्व हो ही जाएगा, ऐसा कुछ बहुत लंबा चौड़ी कहानी नहीं है। सेवंथ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, अ फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट is placed normal to the principal axis at distance of 30 सेंटीमीटर from a convex mirror और focal length 30 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर, कॉन्वेक्स मिरर, इसका फोकल लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर है। ओके ग्रेट। A plane mirror is now placed such a way that the image produced by both the mirrors coincide with each other. Okay, the distance between the two mirrors is what? Now the question हम जब इसे सॉल्व करने चलेंगे तो हम बड़ी ऑब्वियस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे कि हाँ मिरर यहाँ पे, एक मिरर इधर मान लेते हैं, इसकी इमेज यहाँ पे निकालेंगे तो कहाँ पे आ जाएगी, इसकी इमेज अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो ये 30 सेंटीमीटर इधर है, इसकी इमेज इधर अगर निकालेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी, यूएफ कितना है, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम 30 सेंटीमीटर, हाँ, यूएफ अपॉन यू इज -30, एफ इज 30 अपॉन मिरर है u माइनस एफ, सॉरी हाँ u माइनस एफ विच इज -60, कितना हो जाएगा, +15 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे इमेज आ जाएगी इधर की तरफ 15 सेंटीमीटर। मुझे पता है कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर है तो ऑब्वियसली उसकी अदर साइड पे ही इमेज जाती है, तो दैट इज समथिंग विच वी नो ऑफ रियल ऑब्जेक्ट के लिए, तो ऐसी कुछ इमेज बनने वाली थी पक्का से। अब इसका जो ऑब्जेक्ट है फाइनाइट साइज बोला, रियल बोला हुआ है। अब ये बड़ा अजीब सी बात आ गई कि मिरर इधर प्लेस करने पे अगर ये डिस्टेंस सपोजिटली x होगा तो इमेज कहां बनेगी, इधर x डिस्टेंस पे बनेगी, हाँ या ना। आप सिंपल सी बात बोलोगे कि 2x की जो वैल्यू है, मतलब ये इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, I2 और I1 के बीच का 2x + 45 है ना, ये जीरो थोड़ा ना हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे फंस जाते हैं हम लोग। एक्चुअली मुझे लगता है एग्जामिनर से इस क्वेश्चन को बनाते समय गलती हो गई थी, ठीक है, बट बाद में एक्सप्लेन भी तो करना है, सही कुछ है, ठीक है। अब मैं वो गलती बेसिकली हम इस तरीके से देख सकते थे, 2x + 45 को कोई जीरो डालते तो x की वैल्यू कितनी आ जाती, -22.5। -22.5 का मतलब इधर होने की जगह ये मिरर इधर ही है, बट ये मिरर इधर प्लेस करना दिमाग खराब हो जाता है, क्या कहानी है, ये मिरर है तो इस वाले मिरर पे तो लाइट कोई पहुंचेगी नहीं, ठीक है। तो वहां पे कुछ इस तरीके से इमेजिन कर लिया कि आधा मिरर ही प्लेस्ड है ऐसे, ठीक है, ऊपर वाले हाफ में इमेज बन जाती है प्लेन मिरर में, और नीचे वाले हाफ में बन जाती है इमेज कॉन्वेक्स मिरर में, और यहां से कितना डिस्टेंस हो जाता है, मतलब ऐसे कुछ इमेजिन करते हो तो ये मान लो अगर ये x है तो यहाँ पे ये भी x है, और 2x जो है वो 45 के बराबर होना है, क्यों, क्योंकि इमेज जो है वो यहाँ 15 सेंटीमीटर पे थी, हाँ है ना, 30 और 15 कितना, 45, 2x की वैल्यू भी 45 होनी है, तो x की वैल्यू 22.5 हो जाती है। ऑप्शन क्या पूछा इन्होंने, डिस्टेंस बिटवीन दी टू मिरर्स, कितना हो जाएगा, ये 22.5 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 30 - 22.5 विच इज 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे आंसर दे देते हैं। बट ये बात इमेजिन करना कि ये आधा मिरर वर्क कर रहा है और ये आधा मिरर वर्क कर रहा है, ये बात किसी भी सपने में इमेजिन करने वाली कहानी नहीं है, मतलब ये बस ऐसे ही चल रहा है, मतलब दिस इज ओके, दैट इज आफ्टर थॉट कि क्वेश्चन गलत हो गया था, उसको ठीक करने के लिए इस तरीके से इमेजिन कर लिया गया। हम टीचर्स ने भी इसे ऐसे मान लिया कि भाई इसको ऐसे सॉल्व करना था, बट ये एक्सपेक्टेशन रखना कि एग्जाम में से आप खुद से सॉल्व करने वाले हो। कुछ लोग ने तो कर भी लिया होगा, इसका आंसर निकाल भी लिया होगा और खुशी खुशी बोल रहे होंगे कि हमने आंसर निकाल लिया है, ठीक है, और मतलब वो सोल्यूशन देख के निकाला होगा, ये तो हम कर ही लेते, ये तो हमारे बड़ा ऑब्वियस है, ये ऐसे ही करते हो, बट ना होगा सॉल्व एग्जाम में, हुआ तो सॉल्व नहीं, हो ही नहीं सकता सॉल्व एग्जाम में, कोई नहीं पॉसिबिलिटी होने की सॉल्व, कोई लॉजिक ही नहीं है ना। बाद में डिस्कस करेंगे क्या लॉजिक होगा कि क्यों सॉल्व हुआ, कोई लॉजिक ही नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो कितने लोगों ने कर लिया था इसे सॉल्व जब हमने खुद से प्रैक्टिस किया, 3 लोगों ने कर लिया, 4 लोगों ने कर लिया था, ये 22.5 7.5 आंसर आ गया था, पहले नहीं कर रखा था क्वेश्चन, जादू, ठीक है, मतलब ठीक है, हो सकता है मैं से भी क्या था कैपेबल हो, यार टॉप 10 नहीं, अरे ये बात मत सोचो, ऐसी बात, ये कि फिर अंडर कॉन्फिडेंस, हाँ सही कह रहे हो भैया, यस गुड, दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है, तो ऐसे कुछ करके करो।
Mirror is used to produce an image with magnification 1/4. Okay. If the distance between object and image, भाई कितने क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्ट इमेज के डिस्टेंस वाले? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू 1/4 ही लिखूंगा मैं। और यहां से मेरे को पता चल गया ऑब्वियसली v इज इक्वल टू माइनस, सॉरी, u इज इक्वल टू -4v। ओके। और अगेन इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है एक साइड पे है और दूसरा जो है वो दूसरी साइड पे, और u का जो मैग्नीट्यूड है वो 4v है ना। गाइस समझ आ रही है बात? ठीक है, ये बात तो मैं समझ सकता हूँ कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, विच बेसिकली मीन्स कि 5v की जो वैल्यू है वो कितनी है क्वेश्चन के हिसाब से? 40। तो v जो है वो है 8, u जो है कितना है -32। क्वेश्चन में क्या पूछा है? फोकल लेंथ। हो गया काम खत्म। 1/v प्लस 1/u 1/8 माइनस 1/32, 1/8 को लिख लूंगा 4/32 माइनस दिस 3/32। तो यहां से जो फोकल लेंथ का ऑप्शन आ गया वो 10.67 आ जाएगा। ये आ गया सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। डन। कोई बड़ी बात है नहीं इस क्वेश्चन में। वही अब ये देखो, अब ये एक छोटा सा पैटर्न हमने देखा जो हमें लग रहा है भाई बहुत फोड़ दिया हमने, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज वाली प्रॉब्लम्स वाला। ठीक है, अब आप सारी एफर्ट इस पे लगा दो, कोई मतलब नहीं, आप समझो कैसे करना है। डन है, आगे चलते हैं। धीरे धीरे 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, ये अच्छी बात है देखो कि हमने 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए इस बात पे, तो अब हमारी स्पीड बढ़ गई इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में। ये एक अचीवमेंट है, उस अचीवमेंट को अपने पास रखेंगे, ठीक है, झोले में। जब एग्जाम में अगर जरूरत पड़ गई तो निकाल के यूज कर लेंगे, वरना घर चले आएंगे तो वापस कि नहीं हमारे पास ये अचीवमेंट है। बट दैट इज हाउ इट इज, मतलब कोई ज्यादा वो नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन बात नहीं है इसमें ज्यादा। ट्रांसपेरेंट ब्लॉक ए having refractive index 1.25 surrounded by another medium of refractive index 1, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया बात है। A light ray is incident on the flat face of the block with incident angle theta is shown in the figure. What is the maximum value of theta for which the light suffered total internal reflection at the top surface? कोई डायग्राम में ये बना रखा है, फिर भी आप कहोगे कि यहाँ पे टॉप सरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने के लिए थीटा सी पे हिट करा दो रे को। क्रिटिकल एंगल पे हिट कराना होता है, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज्यादा, विच मींस क्रिटिकल एंगल पे हिट कराना होता है। इसको क्रिटिकल एंगल पे हिट कराने का मतलब क्या है? थीटा सी की वैल्यू कितनी है? sin theta c will be mu r 1 by mu d which is 1.25, which is essentially 4/5 अगर आप देखोगे sin theta c, which actually tells you critical angle is what? sin theta c 4/5 आ गया तो critical angle is 53 डिग्री ना। थीटा सी इज 53 डिग्री। अगर आप निकालना चाहो ठीक है, नहीं निकालना चाहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 53 डिग्री है, ये एंगल ऑब्वियसली 37 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको इस क्वेश्चन में पूछा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, आपको अगर थीटा की वैल्यू बोल रहे हैं 1 sin थीटा इज इक्वल टू म्यू विच इज 1.25 साइन ऑफ 37 डिग्रीज करोगे आप, तो 1.25 इज 5/4, साइन 37 इज 3/5, तो ये कैंसिल हो गया तो 3/4 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा साइन इनवर्स 3/4 जवाब आ जाएगा थीटा में। दैट इज द करेक्ट आंसर। अब अगेन हमारे दिमाग में कुछ बच्चे इस बात में कंफ्यूज है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी थीटा की यहाँ पे। अब आप इस बात पे कंफ्यूज हो कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी थीटा की, तो उसमें फालतू बात है वो। क्यों फालतू बात है? क्योंकि एक ही आंसर आया, वही मार्क करना है। और दूसरी बात, अगर सोचना चाहते हो, लॉजिक देना चाहते हो, बिल्कुल सही सकते हैं। इससे ज्यादा एंगल अगर हो जाएगा तो ये एंगल बढ़ जाएगा, ये एंगल बढ़ जाएगा तो ये एंगल कम हो जाएगा, ले रहे रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, क्रिटिकल एंगल पे ना, क्रिटिकली हिट कर रहे हो आप। इससे कम एंगल करोगे तो क्या कहते हैं, ये एंगल कम हो जाएगा, ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल है। कैसे भी सोच सकते हो, कम करके ज्यादा करके, दोनों चीजें पॉसिबिलिटी है। आगे चलते हैं। कंटेनर कंटेन्स अ लिक्विड विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 अप टू हाइट जितना, ये 1.2 60 सेंटीमीटर हाइट का है। अनदर लिक्विड हैविंग 1.6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एडेड टू हाइट अबव द फर्स्ट लिक्विड। क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा टू रीच दिस। If viewed from above, the apparent shift in the position of the bottom of the container, कुछ लोगों को इस केस में apparent shift का आंसर होता है, डायरेक्टली याद होता है। मेरे को, मैं नहीं याद करता था, मैं बस ये याद कर लेता था कि जो इसकी apparent डेप्थ है, जो हमने अपने उसमें भी किया था, शॉर्ट नोट्स वाले फॉर्म में भी किया था, कि इसकी apparent डेप्थ अगर नीचे कोई कॉइन रखा है तो कितनी होती है? h बाई 1.6 प्लस 60 बाई 1.2, ये apparent हाइट है। apparent shift की अगर बात करोगे तो इसकी जो डेप्थ थी वो थी h प्लस 60 माइनस जो apparent डेप्थ है वो है h अपॉन 1.6 प्लस 60 अपॉन 1.2, दैट इज ओके। अगेन ये वैल्यू कितनी दे रखी है? apparent shift in is 40 सेंटीमीटर, वैल्यू ऑफ h इज हाउ मच। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसकी कैलकुलेशन ही है बस। 60 माइनस 60 बाई 1.2 कितना हो जाएगा? 12/10, 5 10 50 हो गया। 60 माइनस 10 कितना हो गया? 50 10 10 प्लस h माइनस, ये कैलकुलेशन दिमाग में कर लेंगे हम लोग, 0.6 बाई 1.6 h इज इक्वल टू 40।
ये भी फिर दिमाग में कर लेंगे, 30 हो जाएगा ये भी दिमाग में कर लूंगा मैं। 1/this इज 30/0.6 कितना हो जाएगा? 30/0.6 ऊपर 300/this 50। तो यहाँ पे एच की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी? 80। मतलब ये कैलकुलेशन करने की स्पीड गेन करो, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, वैल्यू ऑफ एच इज 80 सेंटीमीटर। यस, ग्रेट, वी हैव द आंसर है। कोई बड़ी बात तो नहीं लग रही ना इसमें, लग रही है ना? ठीक है, एपरेंट हाइट कितनी है, एपरेंट शिफ्ट कितना है, हो गया क्वेश्चन खत्म। 11वां क्वेश्चन, एसोसिएशन रीजन। दिमाग खराब है, क्या बकवास होती है, इतना तो मैं पढ़ता ही नहीं, तो बकवास है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज हायर देन दैट ऑफ एयर। बहुत, हाँ भाई अच्छी बात है, पता है हमें। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास डेंसिटी व्हिच रिजल्ट्स इन प्रोपोर्शनल। ये तो गलत है, मास डेंसिटी का ऑप्टिकल डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। और बस ये वाला ऑप्शन है बहुत ही अच्छा। करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाले में दिमाग खराब होता है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, एक करेक्ट है दूसरा इनकरेक्ट है, ये आंसर ठीक है, आगे डन, आगे भागो। ठीक है, टेंशन नहीं, खुश होकर निकलना है कि भाई ऐसे ऐसे रीजन जो वैसे ही नहीं होते हो गए भाई, खुश हो गए हम लोग। आगे चलते हैं। स्फेरिकल सरफेस सेपरेट्स टू मीडियम, इधर डायग्राम से देखा दिमाग खराब हो रहा है, क्या है ये? 1 और 1.5, ठीक है, थक रहा है। 1 और 1.5, डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इमेज की डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द इंटरफेस ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो अगेन डिस्टेंस निकालोगे तो निकालने क्वेश्चन सीधे सीधे सॉल्व तो करना है। म्यू टू बाई वी, म्यू टू कितना है? 1.5/v, वी हमें निकालना है। माइनस म्यू वन कितना है? 1/20 सेंटीमीटर, -20 इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन विच इज 0.5। और रेडियस कॉन्वेक्स साइड पे हिट कर रहा है तो 0.4, 40 सेंटीमीटर, ऐसे सेंटीमीटर वाइज सोचता हूं मैं तो ये क्या हो गया, ये प्लस हो गया 1/80 -1/20। और -1/20 को मैं दिमाग में 4/80 इमेजिन कर लेता हूँ विच इज -3/80। ये मेरे पास 1.5/v आ गया। तो v की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो 80 इंटू -40 आ जाएगा, विच इज -40 का मतलब क्या है? इधर की तरफ 40। तो इसमें दोनों ऑप्शन है, क्योंकि -40 राइट की तरफ भी है लेफ्ट की तरफ भी है, तो -40 को दोबारा से कंफर्म करूंगा तो वो मुझे दिख रहा है लेफ्ट वाला, मतलब वही राइट, मतलब कि वो हाँ लेफ्ट की तरफ की। हाँ मतलब मैं इधर देखते समय राइट बोल रहा था, बट यार ठीक है, आर वी क्लियर अबाउट इट? ठीक है, तो कोई नहीं, -0.4 टू द लेफ्ट। आगे चलते हैं। बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब अगेन कोई कोई डाउट लग रहा है इसमें किसी को? ठीक है, अब हम कह रहे हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर बोथ साइड इज सेम 1/6, खुश। ठीक है, इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कॉन्वेक्स लेंस हैविंग डिफरेंट रेडियो कर्वेचर बोथ साइड R1 R2। ठीक है भाई, खुश। विदाउट एनी चेंज इन लेंस पावर दैट पॉसिबल कॉम्बिनेशन R1 R2 इज ओके। तो यहां पे जो फोकल लेंथ है वो है μ-1 इंटू 2/r, राइट? 1/f जो है, जो पावर है, राइट? और ये 1/r जो है 16 है, तो ये 12 है, μ-1 इंटू ये 12 हो गया। गुड। अब R1 R2 है तो 1/f डैश जो है हमारा वो μ-1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस होगा। क्यों प्लस होगा? माइनस माइनस 1/r1 माइनस माइनस 1/r2 हो जाता है, तो इसलिए प्लस हो जाता है। ये बात धीरे धीरे आपको समझ आई लगी होगी। अब आप ये समझो कि क्वेश्चन लगता तो बड़ा मैं बहुत सारी सारे डाल के देखूंगा मैं, और 1/r1 में दिमाग खराब, बट एक्चुअली इन्होंने जिस तरीके से देखा बहुत अच्छा है। 1/3 प्लस 1/3 में एक्चुअली 1 में हो जाएगा, तो 3 + 3 6 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 12 आना है ना, राइट? हाँ, μ-1 तो कॉमन ही है दोनों में, जो चीज एसेंशियली वो इसकी देखनी है, 12 आना है। 3 + 3 वाला केस नहीं हो सकता। 1/5 प्लस 1/7 में 5 + 7 12 हो सकता है। 3 और 7 में 10 होगा, वो नहीं हो सकता। 6 और 9 में 15 होगा, वो नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली 2 वाला हमारा आंसर ठीक हो गया इसमें। बहुत ही सिंपल सी बात है, दिस इज हाउ वी डू दिस। मतलब ये लग रहा था बहुत लंबी कैलकुलेशन होने वाली है, बट हुई नहीं, मतलब इवेंचुअली क्वेश्चन आसानी हो गया। आगे चलते हैं। लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस। इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रेडियस कर्वेचर है। इमेज फाउंड ऑन 200 सेंटीमीटर ग्लास इनसाइड द ग्लास। बस ये समझना है कि ये देखो, ये सरफेस है, इमेज यहां बन रही है 200 सेंटीमीटर इनसाइड द ग्लास। ठीक है ना? तो ग्लास की सरफेस कुछ ऐसी है, तो बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस, इसका डिस्टेंस अगर हम बोलते जाए x है ये, तो भाई सिंपल सी कहानी आप करोगे कि 1.5/200 -1/-x इज इक्वल टू μ-1 0.5 रेडियस कितना है भाई? 50 + 50। एंड यहां से जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो 1/x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/100 -1.5/200 विच इज 3/400, है ना?
और अगेन 400 करूंगा तो ये 4/400 हो जाएगा, विच इज 1/400। और अगेन एक्स की वैल्यू 400 आ गई। मीटर में पूछ ली थी तो 4 मीटर आ गई। 0 से 10 के बीच का इंटीजर आ गया। बिल्कुल समझ आ रही है बात, कोई टेंशन तो है नहीं। क्वेश्चन इज ओवर। कुछ मतलब करना क्या था इस क्वेश्चन में? फंसोगे कहाँ? फंसोगे यहाँ पे कि वो 200 सेंटीमीटर समझ नहीं रहे हो कहाँ पे क्या है। क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जा रहे हो, बहुत सारी चीजें सोच रहे हो। पॉइंट सोर्स इन एयर, लाइट फ्रॉम पॉइंट सोर्स, ऑब्जेक्ट तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ही ऑब्जेक्ट होता था, उसमें तो कोई बहुत नई बात नहीं आता। फिगर आउट वेयर यू गोना गेट स्टक, ऐसा मुझे कोई दिख नहीं रहा कुछ खास इसमें स्टक होने वाला। अगेन लेंस हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 हैज फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर व्हेन इट इज इन एयर। ओके, फोकल लेंथ लेंस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन वाटर, ये तो मुझे कराना भी नहीं था मन कर रहा। आई थिंक 288 मिलीमीटर आंसर है ना इसका। फिगर आउट क्या करोगे, मतलब इसका 288 मिलीमीटर आंसर है, ये पता है आपको 1/f क्या है? मैं मतलब करूंगा तो कैसे करूंगा? 0.6 इंटू 1/समथिंग, और 1/fw जो है वो हो जाएगा 1.6 अपॉन वाटर 1.28, 1.28 1.6 अपॉन 1.8। कैलकुलेशन पंगे वाली आने वाली है। 0.32 अपॉन 1.28 ये टर्म है। एफ डब्ल्यू बाई एफ वाटर करेंगे तो इसको अगर एफ डब्ल्यू एफ डिवाइड कर देंगे तो 0.6 अपॉन में 0.32 इंटू 1.28। अब एक्चुअली कैलकुलेशन ये आसान बन गई, ये लग रही थी मुश्किल, बट ये 4 ही तो है, तो ये 2.4 हो जाएगा। और एफ एयर कितना है? एफ एयर कितना दे रखा था? एफ एयर दे रखा था 12, 12 इंटू 2.4, 144 इंटू 2, 2.288, 28.8 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ जवाब आ जाएगा, विच इज 288 मिलीमीटर। ये जवाब आ गया। कुछ इसमें क्वेश्चन में देयर इज नथिंग दैट यू हैव टू वरी अबाउट। ये मिलीमीटर सेंटीमीटर का पंगा ये थोड़ी ना होगा तुम्हारे जीवन में, ये भी हो जाता है। हो तो जाता सब कुछ है, बट नहीं करना ना यार, ये तो ऑप्शन में सारे मिलीमीटर में ना, क्या गलती थोड़ा ना कर दोगे इसमें। हाँ कि नहीं, मेरा सेंटीमीटर 28.8 आ रहा था बट ऑप्शन में 288 था। अबे अगर 28.8 आ रहा है और तुम गलती नहीं भी रियलाइज कर पा रहे हो और ऑप्शन सारे ऐसे, तो तुम 288 तब भी मार्क करके आओगे। ये तो तुम्हें मैं समझा चुका हूं, तुक्का मारने की स्ट्रैटेजी। अनदर वीडियो ऑन यूट्यूब, तुक्का मारने की स्ट्रैटेजी की, तुक्का कैसे मारना है। ठीक है, वो नहीं तुम्हें समझ आ रही तो फिर तुम गधे हो यार। कि 28.8 आ रहा था, मैं 20 to 88 ऑप्शन होता, मार्क नहीं करके आया मैं। ए यार पागलपन। अब ये क्वेश्चन ऐसा ना होगा तुम पे सॉल्व। टू थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड कोएक्सियली 10 सेंटीमीटर अपार्ट। पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज, डिस्टेंस जब होता है लेंसेज के बीच में, उस कॉम्बिनेशन की पावर निकालना मैंने तुम्हें पढ़ा ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती जीवन में। इन्होंने पूछ लिया है ना, और तुम मैं नहीं खेल रहा, ये तो मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे को पढ़ाया नहीं गया ये वाला क्वेश्चन। अबे गधों, बहुत कुछ ऐसा आएगा जो बहुतों के पेपर में बहुतों को नहीं पढ़ा होगा। हर एक चैप्टर में एक आध क्वेश्चन हम तुमसे ऐसा डिस्कस कर लेंगे, एक क्वेश्चन ना होने वाला तुमसे, तो ये भी उनमें से मान लो। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी पेपर के अंदर। और अगर कुछ लोगों ने खुद से थोड़ी बहुत पढ़ाई करी थी तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2। कोई पूछ ले कहां से आया फॉर्मूला, इसका कोई अता पता नहीं है। ये फॉर्मूला आने के बाद इसको एक सिंगल लेंस मान सकते हो, इसका भी तुम्हें कुछ अता पता नहीं है, इसलिए नहीं कराया गया था ये क्वेश्चन। क्योंकि ये कराने के चक्कर में जो कराई गई चीजें उसमें जीवन में कंफ्यूजन आ जाता है, तो इसलिए नहीं कराया गया था। तुम करो नहीं कराया, मैं नहीं खेल रहा यार, आपके साथ नहीं पढ़ूंगा, मैं किसी और टीचर से पढ़ूंगा, एक ड्रॉप लो के पढ़ूंगा। अरे गधो, रीजन है ऐसे ना कराने का। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तब यहां से अगर मैं फिर भी इस फॉर्मूले का तो बता दिया गया, क्वेश्चन आ गया तो मेरा मजबूरी है, मेरा धर्म है कि मैं तुम्हें इसका फॉर्मूला बता दूं, बस ये फॉर्मूला रट लो। ठीक है, उसके आगे तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ये फॉर्मूला कहां से आया, क्यों आया, इसका क्या यूज है, कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूला है ये। क्या फॉर्मूला है भाई? 1/f1 कितना है? 1/30 प्लस 1/10 माइनस डी कितना है भाई उनके बीच का? 10/10 इंटू 30। ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1/10 आ गया, और ये आपकी इक्विवेलेंट पावर 10 डायोप्टर आ गई। 1/10 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर आ जाएगा, तो 10 डायोप्टर आपकी मतलब पावर आ गई। खत्म क्वेश्चन यार, मतलब अब इसका मैं क्या करूं इस फॉर्मूले का, मतलब ये कहां से आता है, क्योंकि बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड बात है। कहां से आता है, पहली बात, ये आता है भी स्टैंडर्ड चीजों से नहीं आता, ये उस पे आता है अप्रोक्सीमेशन वगैरह लगा के। उसके बाद दूसरी चीज, क्या इसको एक सिंगल लेंस माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता, और मानना भी होगा। बट फोकल फिर काहे किया, अगर सिंगल लेंस नहीं मान सकते तो मान सकते हो एक, बस एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन के लिए कि भाई इसको इतना, और उस सिंगल लेंस को ना सेकंड लेंस से भी कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पे प्लेस करना पड़ता है। उस डिस्टेंस का भी फॉर्मूला होता है FD/x। कोई इसका कोई मतलब ही नहीं है, दिमाग खराब हो जाता है उस चीज का, तो इसलिए हम लोग इस पे घुसते ही नहीं है। FD/f1, सॉरी हाँ, F2 से डिस्टेंस, मतलब कोई बकवास पना है बिल्कुल ही।
तो इसलिए हम नहीं जाते, तो इसलिए कोई इसका मतलब नहीं है। बस हाँ, एक फॉर्मूला है, बस इसका फॉर्मूला आपको जानना पता है तो ठीक है, नहीं पता तो क्वेश्चन से आगे बढ़ो। मुझे याद है मतलब जेई मेन 2016 की बात है, उन्होंने रिलेटिविटी का फॉर्मूला डाल दिया था कि डोपलर इफेक्ट इन लाइट में कुछ एक बीटा का टर्म आता है विच इज 1/√1 माइनस v² / c² वाला कुछ टर्म आता है, ठीक है, उसका एक मतलब रिलेटिविस्टिक वाले डोपलर इफेक्ट में, ठीक है। अब वो फॉर्मूला डाल दिया, अब क्या करें, अब पढ़ेंगे क्या, रिलेटिविटी पढ़ेंगे क्या हम लोग, ठीक है। मेरा स्टूडेंट था जिसके 300 में 300 नंबर आए थे उस वाले पेपर में, ठीक है। मैंने उसने क्या किया, भैया मेरे को ना जो ठीक लगा मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। मेरा पूरा पेपर तो अच्छा हो गया था, मैंने कहा चलो मार्क कर देखा जाएगा, एक -1 ही तो हो जाएगा, 0 और -1 में कितना फर्क है उसमें, 0 होता है या -1 होता है, इसे +4 की तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। उसने कहा शायद +4 हो जाए, क्या पता, हो गया +4, 300 में 300 नंबर आ गए, ठीक है। नहीं उसके 300 में 300 नहीं, 295 थे, 360 का पेपर होता था तब, और 360 के पेपर में से उसके 355 नंबर बने थे, एक क्वेश्चन उसका कुछ और गलत हो गया था, बट ये वाले में कहा 355 कैसे बन गए, तो बन ही नहीं सकते थे, ये तूने क्वेश्चन करा कैसे, तुक्का मार दिया था मैंने, तो वही होता है, ऐसी कुछ कहानी होती है, सो डोंट वरी टू मच। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस आर 13 20। ओके, कॉनकेव और कॉन्वेक्स है लेंस जिसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव साइड पे 30 है, कॉन्वेक्स साइड पे 10 है, 20 है। कॉनकेव सरफेस इज अपवर्ड एंड फिल्ड विद लिक्विड, है तो मतलब स्टैंडर्ड बात है, हम कर चुके हैं कई बार, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ द लिक्विड ग्लास कॉम्बिनेशन विल बी, भाई ग्लास पहले तो ये जो वाटर वाला लेंसेज की फोकल लेंथ निकाल लो, 4/3, 4/3 दे रखा है ना भाई, कहाँ है म्यू दे रखा है, इधर कहाँ गया, यहाँ 1.3, ओहो और सस्ता, 3/10 इंटू 1/r1 1/∞ अपॉन माइनस प्लस 1/30, ये वाटर वाले की हो गई विच इज 1/100, और ग्लास वाले की μ-1 1/2 इंटू -1/30 प्लस 1/20, और 1/2 -1/3 क्या बताया था मैंने तुम्हें, 1/6, तो 1/60 और 1/20 आ गया, ये सिंपल सी कहानी। और अगर इन दोनों को आप ऐड कर लेते हो 1/120 और 1/100 को, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 600, और 5 + 6 11/600, और 600/11 ऑप्शन में है, खत्म कहानी, ये रहा डन। इतनी देर लगती है मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और ज्यादा टाइम नहीं है, मैं कुछ नई बातें इमेजिन कर रहा हूँ, वो वाली कहानी, मतलब मैं हमेशा ऐसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये जो क्वेश्चन है इज इट रिलेटेड टू समथिंग दैट आई हैव स्टडीड, एंड इफ आई एम एबल टू गेट दैट रिलेशन, क्योंकि मेरे को पता है ऐसी बातें हम कर चुके हैं कि मिरर के ऊपर पानी डाल देते हैं, इसके ऊपर पानी डाल देते हैं, इसको यहाँ पे मिरर भी बना देते हैं बहुत बार, ठीक है हम कर लेंगे हैंडल यार, ठीक है। वही वाली बस वो वाली मेमोरी अपनी रिविजिट हो जानी चाहिए, बस दैट इज द सिंपल सी सिचुएशन। A convex lens of focal length 30 centimeter is placed in contact with a concave lens of focal length 20 centimeter। ध्यान में जाना है, साथ में रखा हुआ है, ठीक है, अलग अलग नहीं है, फिर से आ जाता है तो फिर कहता पढ़ाना पड़ेगा, अब तो पूरा टॉपिक दोबारा से कराना पड़ेगा, ये तो मस्त पंगे हो रहे हैं, ठीक है। An object is placed at 20 centimeter to the left of the center distance of the image from the lens is what? Convex length 30, फोकल लेंथ का वो 20 का, तो वन फोकल लेंथ कितनी हो गई, 1/30 माइनस 1/20 विच इज -1/60, 1/20 बड़ा होगा 1/30 से, ये देखो कैलकुलेशन, ये 1/2 -1/3 वाली कैलकुलेशन दिख रही है कि भाई याद रट, जितनी रटी हुई है उतना लाइफ आसान बन रही है, कर लो ना इस बात को, याद कर लो, ये मेरा एक्सपीरियंस है, उसको गेन कर लो वहां से कुछ, तुम्हें नहीं गेन करो नत कर करो, भाड़ में जाओ, ठीक है, कोई टेंशन थोड़ी ना ऐसी। आगे चलते हैं, ये कह रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर दूर पे डिस्टेंस ऑफ इमेज, यार सीधे सीधे मिरर लेंस वाला फॉर्मूला वीएफ अपॉन यू प्लस है, यू कितना है भाई, -20 इंटू -60, और -80 नीचे डिवाइड हो जाएगा, ओके, ये कैंसिल हुआ, ये प्लस माइनस भी कैंसिल हुआ, 8 और 3 और ये 4, और ये -5, -15 हो गया ना, ये तो -15, 15 सेंटीमीटर माइनस ही आया ना, -15, हाँ ठीक है, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस ही बताना है, ठीक है ना, ये कुछ गलती तो नहीं करी मैंने, 20 ऐसे कुछ, हाँ बस बिल्कुल ठीक ही लग रहा है, 15 सेंटीमीटर जवाब आ गया, ठीक है। तो मतलब स्टैंडर्ड से ही प्रॉब्लम है, दो लेंस को कंबाइन किया, ये वाला रिजल्ट यूज करना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले मैं एक लेंस से रिफ्रैक्शन करूंगा फिर दूसरे का करूँ, पागल हो क्या, फ्री में मतलब जबरदस्ती करे जा रहे हो, दिमाग खराब करे जा रहे हो अपना, कर लेना, इतना टाइम होता नहीं है ना यार पेपर में, बस ये सिचुएशन है, मतलब यही तो तुम्हारे पास एडवांटेज है। एक गांव के बच्चे को ये फॉर्मुला शायद कॉम्बिनेशन लेंसेज का ना पता हो, 1/1 + 1/f2 वाली बात है, वो बेचारा दोनों पहले लेंस से रिफ्रैक्शन करेगा, फिर दूसरे लेंस से रिफ्रैक्शन करेगा, और फिर वो करेगा, आप सीधे 1/1 + 1/f2 पेल जाते हो, तो
एडवांटेज आपने गेन कर रखा है, जो भी बच्चा क्या कहते हैं प्रिपरेशन ढंग से लेके आया हुआ है, या जिसने हमारी शॉर्ट नोट्स वाली क्लास अटेंड करी हुई है, ठीक है, तो कोई नहीं, बढ़िया है। वैसे तो वैसे एडवांटेज भी क्या है, मतलब इनफ लोगों को पता होगी ये बात कि अगर आपको ये नहीं पता है तो आप डिसएडवांटेज पे हो। कंसिडरिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म व्हेन स्टेटमेंट, हाँ कुछ रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू, ठीक है, कौन सा केस है, रिफ्रैक्शन व्हेन द एंगल ऑफ डिवीजन में, ये तो ठीक बात है भाई, नीचे पैरेलल हो जाती है। लार्जर एंगल प्रिज्म प्रोवाइड स्मॉलर एंगल ऑफ डिवीजन, ओहो हो, फॉर्मूला क्या है, आई प्लस डिवीजन आई प्लस ई माइनस ए, तो लगता रहे कि सही होगा, बट गलत गलत भी हो सकता है, क्योंकि आई और ई में भी तो डिपेंड करेगा कि ये ए की वैल्यू कहाँ आएगी। तो अभी मैं इस पर डाउटफुल हूँ, ठीक है, मान लेते हैं कि डाउटफुल हूँ, ठीक है, तो ए वाला ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया और ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो मुझे दिख गया, मुझे 1 और 3 की लड़ाई है। क्या कह रहे हैं? नहीं, क्या गलत ही तो चूज द करेक्ट आंसर देखना है ना हमें। तो ए सी को, अभी सी पे आते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस बिकम इक्वल, ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सी ठीक हो गया, तो ये भी गलत हो गया, ये ठीक हो गया, हमें यहीं से पता चल गया। और बी भी यहां से हमें पता चल रहा है ये गलत है सपोजिटली, क्योंकि क्योंकि या तो सी ठीक होता है या फिर सी तो पक्का से ठीक है। देयर आर ऑलवेज टू सेट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच डिविएशन इज विल बी सेम एक्सेप्टेड मिनिमम डिविएशन सेटिंग्स विल बी सेम एक्सेप्टेड, हाँ मिनिमम डिवीजन पे तो वो एक ही एंगल पे दो सेम एक ही एंगल वाली कहानी जाती है उसमें, हाँ बिल्कुल ठीक है, दो एंगल पे डिविएशन से एक मौका, बिल्कुल ये बात भी ठीक है, डी भी ठीक है, बिल्कुल सही हो रहा है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स डबल ऑफ प्रिज्म एंगल, नहीं वो तो हाफ हो जाता है, तो ये गलत, बिल्कुल ठीक है। तो ए सी एंड डी हमारा ठीक ऑप्शन है, ये हमारा कहानी खत्म होती है। तो वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डिस्कशन। तो रे ऑप्टिक्स हमारा फिनिश हो जाता है। प्रॉब्लम्स में हमने ऑलमोस्ट 2 घंटे लगाए और शॉर्ट नोट्स में भी हमने 2 घंटे लगाए। ऐसा लग रहा होगा कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है इसमें, बट ये एक्चुअली चैप्टर बहुत बड़ा है। अभी तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमने किया नहीं है, ठीक है, वो कर रहे हैं तो अभी और भी बड़ा हो जाएगा। बट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का कोई प्रश्न भी नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में करा तो दूंगा आपको, बट बाद में करा दूंगा, ठीक है। तो अभी प्रायोरिटी हम इसकी रख के चलते हैं, ये वाली फीलिंग थी। तो ठीक है, अब बस इस तरीके से आप चीजों को करो, और आई थिंक मोर और लेस आपके एग्जाम में आपको ऑप्टिक्स में अगर ये सब आप कर लेते हो तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो PYQs आर डन। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना। ऑल्सो अगर इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो जो आपको जेई मेन के एग्जाम के टाइम पे पता होने चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को जरूर देखना। अब हम अगला चैप्टर ये वाला करेंगे, और इसका PYQ का सेशन इस डेट को आएगा, इनको अपने कैलेंडर्स में ऐड कर लो ताकि आप ये नेक्स्ट चैप्टर मिस ना करो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।